दुनिया भर के बाजारों के बेहतरीन संकेतों के बावजूद भारतीय बाजारों में आज ऊपरी स्टॉक से दबाव, एक्सपायरी जो मंथली एक्सपायरी है उसका असर आज बाजारों पर दिखता हुआ है। नतीजों के लिहाज से बड़ा दिन और बहुत ही बिजी दिन बचा है, 1.5 घंटा। देखते हैं एक्सपायरी किन लेवल्स पर होती है और क्या करें आप। अगली सीरीज की तैयारी इस पर रहेगा खास फोकस। स्वागत है आप सबका फाइनल ट्रेड में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। जो बाजार फिसला है, क्या यहां से रिकवर होगा या बना रहेगा दबाव? एक्सपायरी किन लेवल्स पर होगी और फिर नई सीरीज, नए दिन, वीकेंड के लिए आपको क्या करनी तैयारी? ढेरों सवाल पूछेंगे अनिल जी के साथ। फिलहाल तो सबसे पहले बड़ी बातें बताएं सर। बड़ी बात यही है कि बाजारों में मंथली एक्सपायरी के पहले थोड़ा ऊपरी स्तरों से प्रॉफिट बुकिंग का दबाव बनता हुआ दिखा है। 19,700 के करीब निफ्टी आता हुआ दिखा है। बैंक निफ्टी ऊपरी स्तरों से फिसल कर 45,700 के करीब है यहाँ पर। ऑटो, प्राइवेट बैंक, एनर्जी शेयरों में बिकवाली इंडेक्स 1% नीचे ही हैं सारे, लेकिन फार्मा अकेला आज है जो बाजार को संभालने का काम कर रहा है और 11% सिप्ला उछलकर टॉप दे रहा है। औरोबिंदो फार्मा 6% ऊपर है। डाउ फ्यूचर्स 50 पॉइंट ऊपर है। यूरोप आधा से 1% मजबूत है। तो यह है अब तक की बाजार की बड़ी बात है। एक्शन भरपूर आपको नजर आएगा। अनिल जी, जो सालों स्टॉक्स नहीं करते हैं फार्मा वाले, वो एक दिन में सिप्ला आपको 10-11%, मतलब 10-11% कई साल निकल गए सर जब फार्मा ने आपको ऐसी परफॉर्मेंस दी जो आज एक दिन में यहाँ पर आती है। एब्सोल्युटली, मुझे लगता है कि काफी समय से दबे कुचले शेयर और ये जहाँ पर थोड़ी सी भी लाइफ आई के आसपास आपको कोई सेक्टर या स्टॉक ये उम्मीद है कि अब ये परफॉर्म कर सकता है, बढ़ा हुआ नहीं है। करेक्ट। तो वो सब कुछ होता है जो आपने यहाँ देखा। और ये कुछ कारनामा थोड़े दिन पहले आपने IT शेयरों में भी देखा था कि बस लोगों को पिटे हुए शेयर खरीदने के लिए एक मौका चाहिए या एक रीजन चाहिए, और वो रीजन अगर आ जाए तो फिर लगता है कि बस ले लो, अब ले लो। सो सिप्ला स्टॉक ऑफ द डे भी था, हमारे सारे टारगेट के आसपास ही खुला था ऑलरेडी, लेकिन इतना बढ़ जाएगा ये नहीं सोचा था। इनफैक्ट मैं तो सोचा था घटने में शायद ये सरप्राइज दे टेक महिंद्रा, वो उतना घटा नहीं, लेकिन तेजी का मार्केट है, बढ़ने वाले शेयर ज्यादा आपको सरप्राइज दे रहे हैं बजाय घटने के। REC के रिजल्ट मैंने देखे हैं दीप, ऐसा रिजल्ट देख के कुछ भी नहीं लगता जिसकी वजह से REC 8% ऊपर आपका होना चाहिए। लेकिन यही बात है कि अब जिनको कहते हैं कि ब्यूटी लाइज इन द आइज ऑफ बिहोल्डर, जिसको पसंद है वो पसंद है। कोलगेट, मुझे पता नहीं था अब भी कोलगेट के इतने दीवाने हैं इस बाजार में। एक जमाना था बेस्ट ऑफ ब्लू चिप होता था, मतलब कोलगेट का शेयर होना अगर आपके पास है तो अपने आप में बड़ी इज्जत का काम माना जाता था। लोग चौड़े होकर बोलते थे मेरे पास कोलगेट है, यू नो। वो ज़माना था। आज वो ज़माना कोलगेट का वापस दिखा है। तो दमदार रिजल्ट्स के बाद अच्छी परफॉर्मेंस कोलगेट की भी। तो ओवरऑल नंबर्स के लिहाज से एक्शन रिएक्शन बढ़िया है दीप, इसमें कोई डाउट नहीं। सिंजीन देखिए, जो चल रहा है वो चल ही रहा है, दौड़ ही रहा है, कोई दिक्कत वाली बात है। और सी लेटर के स्टॉक्स हों तो थोड़ा और भी है। कोरोमंडल, आप कह भी रहे थे नंबर सर अच्छे आए, अब वही है स्टॉक अपनी धुन में रिएक्ट करता है। 11.5% के मार्जिन का अनुमान था, 12.5% के मार्जिन आए हैं। हमारा अनुमान था मार्जिन घट के रहेंगे, यहाँ पर मार्जिन बढ़कर आए हैं। हमारा अनुमान था 11% आय गिरेगी, यहाँ पर आय आपकी फ्लैट आती हुई दिखी है। मुनाफे में भी गिरावट का ही हमने अनुमान लगाया था। 413 करोड़ के मुनाफे का अनुमान यहाँ पर हम लगाकर चल रहे थे। मुनाफा यहाँ पर 494 करोड़ का है, अगेन फ्लैट आया। तो अनुमान के मुताबिक देखें हर पैमाने पर बढ़िया नंबर्स आए सर। नंबर्स अच्छे हैं दीपक। देखिए आजकल रिजल्ट सीजन को आप दो तरीके से देखिए जी। एक तो रिजल्ट सीजन आपका रिजल्ट कैसा आया है, वो कैसा आया उसको दो तरीके से देखिए। एक साल दर साल कैसा आया है और दूसरा उम्मीद से कैसा आया है ना। तो मतलब जितना माइक्रो एनालिसिस में जाएंगे उतना कुछ अलग दिख रहा है। तो पहला तो रिजल्ट आपको ये देखना है कि वाकई में उम्मीदें क्या थी और वो कैसा है। तो उम्मीदों से तो बहुत बेहतर है, उम्मीद से बेहतर है। साल दर साल बेहतर है, तो दोनों हिसाब से बेहतर है। साल दर साल आई थिंक थोड़ा सुस्त है। मार्जिन से एक्सपैंड हुए, बाकी थोड़ा मार्जिन तो ऑपरेशनली अच्छा है। रॉ मटेरियल कॉस्ट कम होनी थी, हम बात सुबह कर ही रहे थे, उस वजह से मार्जिन बढ़कर आएंगे। अब दूसरा ये कि पोजीशनिंग के हिसाब से देखना होगा। तो आजकल दूसरी चीज पोजीशनिंग वाली ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई। फॉर एग्जांपल सुबह हम एक्सिस बैंक की बात करें, एक्सिस बैंक के इन नंबर्स के बाद बढ़ने की वजह क्या है, क्यों बढ़ेगा भाई? बढ़ना बनता नहीं था, शॉर्ट से बढ़े, वापस नीचे आ गया। सिमिलरली कोरोमंडल के नंबर्स में कहीं कोई खराबी नहीं है, लेकिन ठीक है थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग, लॉन्ग पोजीशंस चूंकि पहले बनी हुई थी तो थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आती थी, तो ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अल्टीमेटली रिजल्ट के दिन, रिजल्ट के वक्त स्टॉक जो भी रिएक्शन देंगे वो पोजीशन पे देंगे, लेकिन उसके बाद एक दो दिन ऊपर नीचे पोजीशन सेटल हो जाने के बाद अल्टीमेटली इस चीज पर देंगे कि ग्रोथ किस तरह की आई है, परफॉर्मेंस कितनी बढ़िया रही है, कितनी खराब रही है। सो 2 दिन बाद, 1 दिन बाद, 2 घंटे बाद फंडामेंटल्स पे का काम शुरू होता है, लेकिन रिजल्ट आते ही उस वक्त तो सारा काम पूरी पोजीशनिंग का होता है, किसने कितनी पोजीशन कम ज्यादा बना रखी, बस उस पर चलता है। तो चलने दीजिए,
बाकी रिजल्ट में ऐसे देखा जाए तो कोई खराबी है नहीं, कोई खराबी नहीं। हाँ, बाकी सब बढ़िया है रिजल्ट। कोरोमंडल भी ठीक ही है रिजल्ट, सब बुरे नहीं है बिल्कुल भी। गॉट इट सर। चलिए एक बार थोड़ा बाजार पर भी अपना व्यू दे दें सर। नरमी आई है बैंक्स की तरफ से, स्पेशली थोड़ी गिरावट आई है जिसका फिर निफ्टी पर भी हमने असर पड़ते दिखा। एक्चुअली थ्रू द डे ओपनिंग के आधा एक घंटे ठीक थे, उसके बाद थ्रू द डे बाजार गिरते रहे और डेज लो पर इस समय ट्रेड कर रहे हैं। बिल्कुल घूमे सही जगह से हैं बाजार। 19,875 जो हमारा ऊपर का रुकावट का लेवल था, 19,867 7 पॉइंट वहां से पहले से घुमा, 8 पॉइंट, तो एकदम परफेक्ट लेवल पर पहुंचा है। बैंक निफ्टी 46,250 46,375 की रेंज थी, 46,310 से घुमा है, तो घूमने के लिए जगह तो ठीक है, और घुमा है तो गलत भी नहीं है। मंथली एक्सपायरी का दिन भी है, घूमना भी चाहिए। दिक्कत दो है जी। पहली दिक्कत तो ये कि इतना ज़्यादा क्यों घूमा, घूमना तो थोड़ा घूम लेता, करेक्ट है ना। तो पहली दिक्कत तो ये कि इतनी गिरावट जो है इतनी ज़्यादा क्यों, दूसरा एक तरफा क्यों, रुक रुक के क्यों नहीं, क्योंकि जब गिरना शुरू किया ना तो उसके बाद उठ के नहीं देखा, तब से लगातार गिरा। तो प्रॉब्लम इस बात को लेकर नहीं कि आप क्यों गिर रहे हैं, प्रॉब्लम इस बात को ये नहीं कि आप कितना गिर रहे हैं, प्रॉब्लम इस बात को लेकर इतना ज़्यादा क्यों, इतना शार्प क्यों, फास्ट क्यों, बीच बीच में वापस ऊपर क्यों नहीं। मंथली एक्सपायरी के दिन तो वोलेटाइल होना चाहिए, बात तो सही है, होना तो चाहिए, लेकिन हो ना हो ये तो मार्केट के ऊपर है। दूसरी चीज़ जो दीप है वो ये कि हम अकेले क्यों, बाकी सब तो ठीक है, यूरोप ठीक है, एशिया कोई खराब नहीं है, डाउ फ्यूचर्स 50 ऊपर है, फिर हम क्यों। सारे सवालों के जो ये सवाल जिसके मन में आ रहा है उसके सवाल सब सही है, सवाल गलत नहीं है, जवाब नहीं है तो नहीं है, नहीं है तो नहीं है। ये मार्केट है, यही खूबसूरती है, ये खासियत है। लेकिन मैं आपको जवाब के बजाय एक चीज दे सकता हूँ, और वो है वो लेवल्स, और वो लेवल्स वो बताना कि अब बाजार धीरे धीरे अपने सपोर्ट रेंज में आ रहा है, जहाँ पर आपको शॉर्ट भी काटने और खरीदारी भी करनी है, चाहे आज कर लें आखिर में मंथली एक्सपायरी के दिन, या फिर कल सुबह का इंतजार कर ले कि भाई कितने सेशन बनाया, रिकॉर्ड बना दिया डाउन ने, 13 ट्रेडिंग सेशन 13 हो गया, 13 का हो गया, जो 36 साल का रिकॉर्ड है। अब वो टूटेगा और बढ़ाएंगे या नहीं, तो अगर आपको ओवरनाइट रिस्क नहीं रखनी तो कल ले लीजिए, अदरवाइज आज भी अब खरीदारी की रेंज में आ रहा है। अब नोट कर लीजिए 19,625 से 19,675 जहाँ पर आप आ गए हैं, अब इस रेंज में धीमे धीमे आपको शॉर्ट काटना है, अगर आप शॉर्ट है तो। और अगर आप बहुत शूरवीर हैं, बहादुर हैं, खतरों के खिलाड़ी हैं, और ऐसा सीना तान के खड़े रहते हैं, आओ मैं लूँगा, मेरे पास पैसे हैं, क्या फ़र्क पड़ता है, अगर 19,500 आ जाएगा तो मुझे डर नहीं लगता, तो आपके लिए लेने के मौके आ रहे हैं। लेकिन उससे पहले ये फीलिंग आनी चाहिए, इतनी आपके सीना थोड़ा फूलना चाहिए हिम्मत से, हिम्मत करनी चाहिए। ऐसे नहीं कि लूँ नहीं लूँ, अगर ये डर लगे ना तो लेना मत, तो मत लेना। क्योंकि क्या वो पता नहीं, हमारे राजस्थान में तो कहावत है, नूपुर जानती हो, अरमान भी थोड़ा जानते हैं, कि अगर आप किसी बहुत सीरियसली बीमार आदमी है, मतलब जिसको क्या है कि डेथ बेड पे कोई है, उसको मिलने गए और रोते रोते जाएंगे कि भाई यार ये बहुत बीमार बोलो, तो उसके पास खबर जो आएगी ना तो आएगी भाई साहब ये ट्रू, रोते रोते जाएंगे तो मरे हुए की खबर लाएंगे। अच्छी प्रार्थना है, हाँ बीमार है भाई, ऊपर वाला देखेगा, बचाएगा, भगवान बचाएंगे। तो शायद तो इसलिए अगर आप में पहले से डर ऐसा है, मतलब वो क्या हो जाएगा ये, तो फिर रहने दो, इतना ज़्यादा डर लगे ना तो फिर शांति से, हाँ ठीक है, इसलिए हाँ। बट एनीवे, बट अब धीरे धीरे आपके लिए नीचे की रेंज जहाँ आ रही है, जहाँ पर 600 650 675 ये वो रेंज है जहाँ हल्की फुल्की खरीदारी कर सकते हैं, ये आपके लिए निफ्टी है। बैंक निफ्टी 45,550 45,625 के आसपास सपोर्ट जोन है, बिल्कुल उसके आसपास आ रहा है, थोड़ा बहुत यहाँ पर खरीदारी करने की कोशिश कर सकते हैं, और बहुत सेफ रहना चाहें तो कल कर लीजिए, आज का छोड़ के। बट मेरे हिसाब से लेने की रेंज में आप आ रहे हैं, ज़्यादा चिंता की बात है नहीं, ज़्यादा चिंता की बात है नहीं। ओके, आइए फिर जानते हैं खबरें, बाकी नतीजे थोड़ी देर में एनालिसिस स्ट्रैटेजी भी देंगे। एक्सपायरी का पूरा मूड माहौल बना हुआ है। नुपुर और अरमान है तैयार हमारे साथ। नुपुर गुड आफ्टरनून, पहले तो बताएं ट्रिगर्स कौन से हैं? बिल्कुल, गुड आफ्टरनून। सबसे पहले रिजल्ट सीजन है तो काफ़ी सारे रिजल्ट्स आज पेंडिंग है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, इंडस टावर, इंटेलेक्ट डिज़ाइन, डॉक्टर लाल पैथ लैब्स, आईएक्स, इंडियन होटल, लॉरस लैब के आज नतीजे आने वाले, और ईसीसी के भी पोस्ट मार्केट आते हुए दिखेंगे, तो ये सारे स्टॉक्स फोकस में। इंटेलेक्ट डिज़ाइन एरेना पर भी रखनी है नजर, क्योंकि एफएनओ में आज इसका आखिरी दिन है, कल जो नई सीरीज शुरू होगी उसमें ये बाहर हो जाएगा। पिरामल फार्मा, जहाँ पे बोर्ड बैठक है, राइट्स इशू के टर्म्स पर कंपनी विचार करने वाली है, तो इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट यहाँ पर भी सामने आ सकता है। मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज
एंटरप्राइजेस, जहाँ पे आज नतीजे भी आने वाले हैं। साथ ही साथ इंटरनल रीस्ट्रक्चरिंग, जो ग्रुप एंटिटीज़ हैं उनकी इंटरनल रीस्ट्रक्चरिंग पर भी बोर्ड विचार करेगा और उसका अनाउंसमेंट भी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ग्लोबल से आज यूरोप में ECB की पॉलिसी और साथ ही साथ अमेरिका से Q2 का GDP का आंकड़ा आते हुए दिखेगा, तो ये भी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट मार्केट जिस पर नज़र बनी रहेगी। फ्राइडे के दिन FNO से एक्साइड इंडस्ट्रीज, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज, मैरिको, UBL, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, SBI कार्ड्स और पिरामल एंटरप्राइजेस के नतीजे आते दिखेंगे, तो ये सारे स्टॉक्स नतीजों के दम पे फोकस में रहने वाले हैं। पिरामल एंटरप्राइजेस इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट, यहाँ पे अनाउंसमेंट होगा बायबैक का नतीजों के साथ, तो ये स्टॉक भी फोकस में रहेगा। यथार्थ हॉस्पिटल जो IPO चल रहा है फिलहाल, उसका कल आखिरी दिन है, ये बंद हो जाएगा। इशू साइज देखेंगे तो करीबन 490 करोड़ के आसपास की। एक स्टेट के चलते, डिविडेंड के चलते काफ़ी सारे स्टॉक्स फोकस में रहने वाले हैं कल। टाटा मोटर्स, सन फार्मा, आरती इंडस्ट्रीज, अदानी पोर्ट्स, DLF, IEX, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, इन्फोएज, जाइडस लाइफ साइंसेज। तो सबसे बड़ा डिविडेंड है ICRA 130 रुपये का, तो यहाँ पे आपको कल के दिन यहाँ पे दिखेगा एडजस्टमेंट। जापान ग्लोबल से जापान का जो बैंक ऑफ जापान की पॉलिसी और CPI का डेटा है वो आते हुए दिखेगा, और अमेरिका से कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन जुलाई के महीने का डेटा आते हुए भी नजर आएगा। सैटरडे के दिन भी रिजल्ट्स आने वाले हैं। निफ्टी से NTPC के नतीजे आने वाले, जहाँ पे नजर रहने वाली है। FNO में IDFC फर्स्ट बैंक और MCX के नतीजे आते हुए दिखेंगे, और साथ में ध्यान रखना है HMI एग्रो, जहाँ पे 50% जो एंकर लॉक इन है वो खत्म होता हुआ दिखेगा सैटरडे को, तो उसका भी एडजस्टमेंट आपको नजर आएगा। ओके, तो ढेरों एडजस्टमेंट्स हैं, खबरें हैं, नतीजे आपके लिए आने वाले हैं। अरमान बताएं, पहले तो नतीजे जो आज ऑलरेडी आ चुके हैं कौन से हैं? बिल्कुल, कई सारे नतीजे आते हुए दिखे, जिसमें सबसे पहले अगर आप बात करें नेस्ले की, यहाँ पर मुनाफा लगभग 37% के आसपास बढ़कर आया है। आय में भी लगभग 15% के आसपास की बढ़ोतरी दिखेगी। मार्जिन्स में भी इंप्रूवमेंट है, 20% से बढ़कर लगभग मार्जिन्स 23% के आसपास जो आते हुए दिखे हैं। बजाज फिनसर्व, यहाँ पर मुनाफा लगभग 48% बढ़ा है। आय की बात करें, आय भी लगभग 47% बढ़कर आती हुई दिखी, और जनरल इंश्योरेंस नेट प्रीमियम आय देखेंगे वहाँ पर भी लगभग 5% के आसपास की आपको ग्रोथ दिखेगी। कोरोमंडल इंटरनेशनल आय लगभग फ्लैट रही है, 0.6% के आपको गिरावट दिखेगी। मार्जिन जो है वो थोड़े इंप्रूव होकर आए, 12% से इंप्रूव होकर 12.5% के आसपास जो है आते हुए दिखे हैं। श्रीराम फाइनेंस NII, जो स्टैंड अलोन NII की बात करें तो लगभग 10% के आसपास बढ़कर आई है, और मुनाफा देखें तो 25% आपको बढ़कर आता हुआ दिखा है। और नेट NPA जो आपको कम होकर आते हुए दिखे, 3.2% से कम होकर लगभग 3% के आसपास आते हुए दिखे हैं। बिरला सॉफ्टटेक, यहाँ पर मुनाफा 23% बढ़ा है। आप मार्जिन्स की बात करें तो मार्जिन्स में भी आपको बढ़ोतरी दिखेगी, लगभग 12% से बढ़कर मार्जिन जो है 13.6% के आसपास आते हुए दिखे हैं। CG पावर, मुनाफा लगभग आपको 58% के आसपास बढ़कर आता हुआ दिखा है। आय 14% बढ़ी है, और मार्जिन्स में भी आपको इंप्रूवमेंट दिखेगा, 11.4% से बढ़कर मार्जिन जो है 14.2% पर आते हुए दिखे हैं। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, मुनाफा 60% बढ़कर आया है। NII में 32% के आसपास की बढ़ोतरी दिखेगी, और अगर NNP की बात करें तो वो थोड़े बढ़कर आते हुए दिखे हैं, 0.04% से बढ़कर 0.06% के आसपास आते हुए दिखे हैं। अरविंद लिमिटेड, मुनाफा देखेंगे अगर आप, मुनाफे में अच्छी खासी कटौती आती हुई दिखी है। लगभग 98 करोड़ का जो मुनाफा था वो घटकर 66 करोड़ पर आता हुआ दिखा है। आय में भी 21% के आसपास की आपको कटौती दिखेगी, और मार्जिन जो है हालांकि यहाँ पर वो इंप्रूव होकर आए हैं, 9.4% से बढ़कर 9.8% पर आते हुए दिखे हैं। भारतीय एयरटेल, यहाँ पर जो अफ्रीकी कारोबार से आए हैं वहाँ पर अपडेट आया है कि उनकी जो आय है लगभग 2.6% के आसपास बढ़कर आई है, और जो वहाँ पर उनको पहले जो अगर आप बात करें तो $19.5 का मुनाफा था, उसके मुकाबले $17 करोड़ के आसपास का घाटा आता हुआ दिखा है। सिम्फनी, मुनाफा यहाँ पर 17% के आसपास की गिरावट है। आय में लगभग 8% की गिरावट है, और मार्जिन्स में भी कटौती आती हुई दिखी है, 10.3% से गिरकर 8.6% पर आते हुए दिखे हैं। और अंत में श्री दिग्विजय सीमेंट की बात करें तो आय 20% बढ़कर आई है। कामकाजी मुनाफा अगर आप देखें लगभग फ्लैट रहा है, 31 करोड़ के आसपास ही रहा है। मार्जिन्स में आपको कटौती आती हुई दिखी है, 19.2% से कम होकर 16.1% पर आते हुए दिखे। ओके, बहुत सारे नंबर्स हैं, कुछ खबरें भी हैं। अरमान बताएं इनके बारे में। जी बिल्कुल, सबसे पहले IPO अपडेट्स की बात करें तो यथार्थ हॉस्पिटल, जिसका अगर आप IPO देखें ओवरऑल लगभग पूरा 2 गुना बढ़ता हुआ दिखा है, जिसमें रिटेल का हिस्सा 2.5, NII का हिस्सा लगभग 3.6, और QI भी अगर आप देखें 27% बढ़ता हुआ दिखा है। खबरों के हिसाब से जाइडस लाइफ साइंस, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है क्योंकि US FDA से एक दवा को अंतिम मंजूरी मिलती हुई दिखी है, और इस दवा का अगर आप देखें कैंसर के इलाज में इस दवा का इस्तेमाल किया जाता है। चेन्नई पेट्रो, मनाली पेट्रो, टाटा केमिकल आदि जैसी कंपनियां, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है क्योंकि वित्त मंत्री जी का बयान आता हुआ दिखा है। उन्होंने कहा है कि स्पेशल केमिकल और पेट्रोकेमिकल के लिए जो है PLI पर विचार कर रहे हैं। BPCL, यहाँ पर अपडेट आता हुआ दिखा है, FY24 के नए 1000 पेट्रोल पंप जो है उनकी खोलने की योजना है, और बिना रिफाइनरी में इथेनॉल क्रैकर जो है यूनिट वो भी लगाएंगे।
और अंत में अगर आप बात करें तो फेड बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज के IPO के लिए जो है अर्जी देते हुए दिखे हैं। IPO के जरिए लगभग 750 करोड़ जुटाने की योजना है। ओके, तो ये है ढेर सारी खबरें जहाँ पर आज एक्शन पर छुट्टी पे तो इसकी रिसर्च तो तुम्हें कैसे भेजा उसने? अरे सर आपको अच्छा नहीं लगा मैं आई तो? नहीं, हमें अपडेट नहीं मिला ना मैच का। हाँ, मैच का अच्छा ट्रिगर में था नहीं ना, इसलिए ये तो भले आप करो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ट्रिगर्स वगैरह। कुशल को अलग से मैच के लिए ले आया करो, गुड आइडिया। आज मैच है, तुम्हारे ट्रिगर में नहीं आया? नहीं सर, इसीलिए तो कुशल को मिस करते हैं। ओके, चलिए आज वनडे मैच है जो कुशल ने आपको बता ही दिया था पहले ही कि आज है, लेकिन मुझे लगता है कि हो सकता है एम्पायर वगैरह के नाम उसके पास ना पहुंचे हो, तो स्टेडियम में ये पता ना चला हो 12th मैन कौन है आज टीम में, वो नहीं पता चली, उसका रिजल्ट क्या है। हाँ, तो इसलिए आज कुशल मिस है, मिस कर रहे हैं। लेकिन आइए, एक्सपर्ट्स का पूरा दमदार पैनल आपके साथ जुड़ चुका है। कुणाल जी, राकेश जी, वागले साहब तैयार है हमारे साथ, सुमित जी और जैन साहब, मेहुल कोठारी साहब और हिमांशु गुप्ता साहब भी हमारे साथ तैयार है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। थोड़ा झटके लग के चल रही है गाड़ी, आज चल रही है, थोड़ा ऊपर में लग भी रहे हैं झटके और थोड़ा वापस नीचे सपोर्ट भी आता हुआ दिख रहा है। आइए शुरुआत करते हैं वागले साहब के साथ ही, वागले का वंडर। बताएं सर। गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून दीपांशु। अनिल जी, बाय करना है टाटा कम्युनिकेशन, कल का टॉप क्लियर किया है, 1730 का रेजिस्टेंस, मल्टीपल पॉइंट्स को क्लियर किया है, मल्टीपल रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर बाय करें 1733-34 से लेकर 1725 ये बाइंग रेंज होगी। 1700 का नीचे का स्टॉप लॉस होगा। मेरा मानना ये 1 से 2 दिन 1800 के पार जाना चाहिए, 1810 का मेरा टारगेट होगा। ओके, तो 1810 के टारगेट के लिए टाटा कम्युनिकेशंस पर करें खरीदारी। जबरदस्त ब्रेकआउट इस काउंटर पर आपको आते हुए दिख रहा है। लास्ट 2 दिन से हमारे एक्सपर्ट्स के रेडार पर भी एक स्टॉक बना हुआ है। नतीजे भी थिक एंड फास्ट आपको आते हुए दिख रहे हैं। IIFL फाइनेंस के भी नंबर्स आपकी स्क्रीन पर है इस समय। मुनाफा 330 करोड़ से बढ़कर 425 करोड़ का आया, तो बढ़िया ग्रोथ मुनाफे में IIFL फाइनेंस की आपको आती हुई दिख रही है। स्टॉक भी थोड़ा एक्शन में इस समय दिखेगा। बट कोरोमंडल, एक बार अभी अनिल जी से हम बात कर ही रहे थे, बट कोरोमंडल के नंबर्स आए थोड़ी देर पहले, और इसके क्या मायने हैं पूरे एग्रो फर्टिलाइजर केमिकल स्पेस के लिए, ये एक बार जानना था। जैन साहब भी हैं हमारे साथ शो में तैयार। जैन साहब, गुड आफ्टरनून सर। नंबर्स थोड़े सुस्त हैं YOY बेसिस, बट एक तो तिमाही दर तिमाही अच्छे नंबर्स हैं और अनुमान से काफी बेहतर नंबर्स आते हुए दिखे हैं जहां तक कोरोमंडल का सवाल है। साहब जरा एक बार बताएं क्या मायने में रखता है फिर ये पूरे एग्री स्पेस के लिए? नहीं, बिल्कुल। देखिए, कोरोमंडल वैसे देखा जाए पूरा एग्री स्पेस अप्रैल के महीने में जब से तेजी चालू हुई तब से ये लोग आउट परफॉर्म किए, बट उसके बाद से अगर आप देखेंगे RCF हो या कोरोमंडल हो या GSFC हो, सबके सब एक रेंज में चल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि कोरोमंडल फर्टिलाइजर्स इज अ गुड बाय एट दीज लेवल्स। मैं अभी एनालिसिस अनिल जी का भी सुन रहा था और बढ़िया है, अच्छा ग्रुप है और अच्छा सेक्टर है और FNO का स्टॉक है। तो कोरोमंडल जब बढ़िया चलता है तो साथ साथ EID पेरी पे भी ध्यान रखें, जो इसकी होल्डिंग कंपनी है, तो बिल्कुल ध्यान रखें दोनों पे। सामने IIFL फाइनेंस आ रहा है, कहीं मैंने दीपांशु जी गलत तो नहीं बोल दिया? मैंने आपका सवाल कोरोमंडल पे ही था ना? बिल्कुल सर, कोरोमंडल पर ही सवाल था सर। अगर आपको IIFL फाइनेंस पे भी देना तो बोल दो, ऐसा कुछ नहीं है, अगर आपने देख लिया। नहीं, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया, बार-बार IIFL आ रहा था तो मैं देखा भाई क्या बात है। तो देखिए, NBFCs पे वैसे तो बुलिश ही है, उसमें कोई दो राय है नहीं। और बाकी IIFL का एक जरूर से ग्रुप कंपनी में नेगेटिव न्यूज थी, बट यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। और जिस तरीके से कंपनी ने ग्रो भी किया और जो पेरेंटेज है वो बहुत स्ट्रांग है, तो इसलिए कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मेरे हिसाब से जिन्होंने ले रखा है वो होल्ड करके रखे। अगर आप प्राइस टू बुक वैल्यू मल्टीपल्स भी देखें तो ये कंपनी सस्ती है एंड द मैनेजमेंट इज एग्रेसिव। नाउ द प्रोमोटर बैकग्राउंड हैज बिकम ऑल द मोर स्ट्रांग। पहले भी अच्छा था और बेहतर हो गया, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है मेरे हिसाब से। और नंबर्स भी ठीक है और बिल्कुल होल्ड करिए। ये है IIFL फाइनेंस पर जैन साहब की राय। आइए बढ़ते आगे, और अब वक्त है एक सुमित जी के लिए, बिगुल का सुमित का सुपरहिट। सुमित जी बताएं सर। गुड आफ्टरनून अनिल जी। अनिल जी, एक सेल कॉल रडार पे आया है। बजाज फाइनेंस के अंदर थोड़ा सा दबाव देखने को मिल रहा है। कल भी ऊपरी लेवल से एक अच्छा खासा दबाव देखने को मिला था और आज भी स्टॉक के अंदर ऊपरी लेवल से दबाव देखने को मिल रहा है। तो जब तक स्टॉक के अंदर ऊपर में 75, 50, 75 के लेवल नहीं टूटेंगे तब तक इसमें एक बड़ा मूव ऊपर की तरफ बनेगा नहीं।
यहाँ पे 73, 80, 85 के आसपास सेलिंग प्रेशर बन रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे ये 73, 60 का लेवल तोड़ेगा तो बजाज फाइनेंस के अंदर 72, 50 तक के लेवल नीचे में देखने को मिल सकते हैं। बजाज फाइनेंस 72, 50, 73 ये नीचे में लेवल देखने को मिल सकते हैं। यानी प्रेजेंट लेवल से 150 से 200 रुपए तक का फॉल बजाज फाइनेंस में देखने को मिल सकता है। तो बिकॉली करके चलने का सलाह रहेगा। जिन्होंने सेल का व्यू लेके रखा हुआ है वो लोग अभी होल्ड कर सकते हैं। ऊपर के अंदर इसमें जो रेजिस्टेंस बनेगा 75 का बनेगा, तो 75 के स्टॉप लॉस से बिकॉली करें 7300 और 7250 के लिए। बजाज फाइनेंस यहाँ पर भी अब आपको गिरावट आती हुई दिख रही है। शुरुआत अच्छी हुई थी आज सुबह बजाज फाइनेंस की, बट देन थ्रू द डे आपने देखा है स्टॉक पर थोड़ा प्रेशर बनते हुए दिखा और इस समय गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा है। कैन फिन होम्स लगातार तीसरे दिन इस पर भारी गिरावट आपको आती हुई दिख रही है, किसी भी लेवल से संभलता हुआ नहीं दिख रहा। आज सुबह हमने मैनेजमेंट से भी बात करी, जो इन्होंने फ्रॉड डिस्क्लोज किया है उसके बाद क्या कुछ क्लैरिफिकेशन आता है उनकी तरफ से वो भी समझा, बट स्टॉक में आपको और कमजोरी आती हुई दिख रही है। मेहुल जी एक बार जरा कैनफिन होम्स का चार्ट देखें सर। 3 दिन में भारी पिटाई हो चुकी है, 750 के भी नीचे आ गया है। अब इसके लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या बनते हैं? गुड आफ्टरनून दीपांशु जी, गुड आफ्टरनून अनिल जी। देखिए कैनफिन होम यहाँ पर एक अच्छे सपोर्ट के पास आ रहा है। मैं समझता हूँ 730 के आसपास अगर ये आता है तो एक बार से चांस बाई कर सकते हैं इसको, बिकॉज करेक्ट मूव अच्छा खासा हो गया है। एट द सेम टाइम 730, 720 का जो जोन था वो उसका प्रीवियस मेजर ब्रेकआउट जोन है, तो मुझे ऐसा लगता है कि वहां पर थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन और एक एटलीस्ट पुल बैक आ सकता है। मैं समझता हूँ कि यहाँ पर हो सकता है कि ट्रेंड थोड़ी सी नेगेटिव हो गई, बट ये जो फॉल जो आया 880, 890 से बहुत ही स्टीप था, तो उसके चलते पुल बैक, शार्प पुल बैक टुवर्ड्स 800 आ सकता है। सो 730 के आसपास एक काउंटर संभल सकता है और एक उम्मीद करते हैं कि एक पुल बैक इसमें आ जाएगा 800 के आसपास तक का। ओके, देखते हैं अगर पुल बैक आता है या नहीं। जैन साहब कवर करते हैं सर कैनफिन होम्स, क्योंकि पिछले साल भी फ्रॉड आया था, बड़ा अमाउंट नहीं था। इस साल भी फ्रॉड का अगर आप वैसे अमाउंट देखें, फ्रॉड तो फ्रॉड ही होता है, बट अमाउंट उतना बड़ा नहीं है। बट जिस तरह से बाजार कंपनी को पनिश कर रहा है कि लगातार बैक टू बैक आपके इश्यूज आ रहे हैं, उसके बाद क्या मायने हैं सर इसके लिए? अब देखिए, जब चला हुआ रहता है और वहां पे कोई भी हल्की न्यूज आती है तो सर्टेनली मार्केट पनिश करता है और बहाना चाहिए होता है कई बार करेक्शन और प्रॉफिट बुकिंग का भी। और देखिए ऐसे मुझे क्वालिटेटिवली कंपनी में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बाकी देखिए स्टाफ की प्रॉब्लम है और इंटरनली फाइनेंस कंपनीज में होता है, ऐसा नहीं है, बट होम फाइनेंस में होना, अगर आप माइक्रो फाइनेंस है जहाँ पे कैश की डीलिंग्स होती है, कैश में आपका कलेक्शन आता है, वहां पे समझ में आती है। बट यहाँ पे इस सेगमेंट में थोड़ा सा मतलब ये है, और 2 बार 3 बार होना तो सर्टेनली देखिए इनको, आज मैनेजमेंट को मैं सुन भी रहा था, तो सर्टेनली आगे ये चेक्स एंड बैलेंसेस और स्ट्रॉन्ग रखेंगे। बट ओवरऑल करेक्शन आने पे लेने का ही मौका ढूंढना चाहिए। आई एम बुलिश ऑन दिस सेक्टर, और मुझे इस सेक्टर में से आवाज फाइनेंशियर्स, हम लोगों ने काफी क्लाइंट्स को, सबको ही आवाज फाइनेंशियर्स के ऊपर पहले भी रेकमेंड किया है, और अभी भी मुझे लगता है कि वो एक अंडर परफॉर्मर रहा है एज कंपेयर टू दीज HFC। तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक भी अगर ये नीचे आता है 690 से लेकर 700 की रेंज में आता है, तो कैनफिन को एक बार बॉटम फिशिंग के रूप में और एक टू मच ऑफ ओवर रिएक्शन के रूप में इसको एक्सप्लोर किया जा सकता है। बिकॉज बाकी सारे फैक्टर्स मुझे बढ़िया लगते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं, नंबर्स में, ग्रोथ में, सब कुछ बढ़िया है। अगर आप प्राइस टू बुक वैल्यू मल्टीपल भी देखें तो वो भी कोई बहुत महंगा नहीं है, क्योंकि HFCs में, NBFCs में और बैंक्स में आपको ये क्राइटेरिया देखना जरूरी है। ओके, तो ये है कैनफिन होम्स पर राय जैन साहब की तरफ से आई है। सुमित जी के लिए एक और बिगुल, और जब बैक टू बैक सुमित जी के बिगुल आते हैं ना मंदी के मार्केट में, थोड़ी कमजोरी के मार्केट में, मुझे लगता है शॉर्ट कॉल ही आ रहे हैं। चेक कर लेते हैं। सुमित जी शॉर्ट कॉल है? शॉर्ट कॉल है जी। हाँ, तो आप पहले दे दो कॉल, नहीं तो फिर आप बोलोगे भाव बढ़ गया, घट गया, ये वो पहले दो, उसके बाद मेरा काउंटर क्वेश्चन आएगा। हाँ चलो पहले बोलो। अनिल जी, बंदी के मार्केट में क्या होता है, स्टॉक्स गिरते फटाफट है तो फटाफट स्टॉक निकालने पड़ते हैं। हाँ बताओ। तो जो अनिल जी सेल कॉल अभी मेरे रडार पे आया है, बैंकिंग स्टॉक है। स्टॉक का अभी भाव चल रहा है 217 रुपया, 217 रुपया 25 पैसा, 217.25 का अभी भाव है। स्टॉक का नाम है बंधन बैंक। बंधन बैंक के अंदर ऊपरी लेवल से दबाव देखने को मिल रहा है। वैसे भी स्टॉक ने पिछले 1-1.5 महीने में अच्छी खासी गिरावट दिखाई, फिर मर के इसने 3-4 दिन का कोई बाउंस बैक दिखाया, लेकिन अब वापस से ऊपरी लेवल से ये दबाव दिखा रहा है। कल का लो ब्रेक कर रहा है। बंधन बैंक यहां से और गिरावट दिखा सकता है। 210 इसका पहला टारगेट बनेगा, 206 इसका दूसरा टारगेट बनेगा, 223, 224 ये स्टॉक का ऊपर में रेजिस्टेंस है। तो 224 का स्टॉप लॉस लगा के बंधन बैंक में यहाँ पे बिकवाली करके चलने का सलाह रहेगा।
210 और 206 ये लेवल नीचे पे ट्रेडिंग के लिहाज से 2-3 दिनों में देखने को मिल सकते हैं। बिकवाली करें बंधन में। ओके, बी लेटर और सेल कॉल ये सुमित जी की फेवरेट है। अभी बजाज फाइनेंस बेचने को कहा था, अब बंधन बैंक आपको गिराने के लिए कह रहे हैं। बीपीसीएल और ब्रिटानिया भी कमजोर हैं, इन पर भी रखिए नजर, शायद सुमित जी के रेडार पर ये भी आ जाए। बलरामपुर चीनी में भी आपको गिरावट दिख रही है। एक्चुअली बाजार में थोड़ी बिकवाली का प्रेशर अभी अभी आपको बढ़ते हुए दिखा है। अब ऑलमोस्ट 400 पॉइंट नीचे है बैंक निफ्टी और 100 पॉइंट से भी ज़्यादा नीचे अब आपको निफ्टी दिख रहा है। तो प्रेशर इस समय बाजार पर बढ़ते हुए दिख रहा है और फ्रेश सेलिंग आपको आती हुई दिख रही है कई सारे स्टॉक्स में। थोड़े सीमेंट स्टॉक्स भी आज कमज़ोर होते हुए दिख रहे हैं। अब एक्सपायरी रिलेटेड मूव है या कुछ और पता नहीं, बट रखिए नज़र, यहाँ पर आपको थोड़ी कमज़ोरी आ रही है। एक M&M के चार्ट पर राय लेनी है क्योंकि सुबह खुलने के बाद से ही कमज़ोर है। हमने देखा कल शाम डिस्क्लोजर भी आया कि M&M ने RBL बैंक में करीब 3.5% हिस्सेदारी भी खरीदी है। उसके बाद M&M में पर्टिकुलरली प्रेशर बना हुआ है और आज किसी भी लेवल से संभला नहीं है ये स्टॉक। हिमांशु जी एक बार जरा M&M का चार्ट देखें सर, बताएं क्या व्यू बनता है। अब 1450 के लेवल्स तक आ चुका है। थोड़ी गुड आफ्टरनून टू यू। थोड़ी और डिप देखने को मिल सकती है 1435 1440 हालांकि अच्छा सपोर्ट जोन है जहां पर आज सुबह का लो स्टॉक ने बनाया है। मेरा ऐसा मानना है कि इन लेवल्स पे वापस से रिस्क रिवॉर्ड खरीदारी के लिए बनता नजर आएगा। तो 1440 1430 तक अगर लेवल्स मिलते हैं आज टुवर्ड्स द एंड या कल सुबह, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर शॉर्ट से निकल जाना चाहिए और फ्रेश खरीदारी के लिए अच्छा रिस्क रिवॉर्ड M&M में यहाँ पर बनता हुआ नजर आ सकता है। और डीप एक बिगुल की रिक्वेस्ट है। बिगुल हिमांशु जी के लिए, हिटमैन हिमांशु। जी सर बताएं। दीप इन पुअर कमेंट्री के बाद एक बड़ा गैप डाउन देखने को मिला था और पिछले 3 से 4 दिन में एक रिकवरी अटेम्प्ट हुई, लेकिन मुझे लग रहा है वापस यहाँ से एक थोड़ी सी वीकनेस देखने को मिल सकती है और 1300-1320 की तरफ सपोर्ट दोबारा टेस्ट करता हुआ इन्फोसिस नजर आ सकता है, स्पेशली अगर बाजार में थोड़ी सी मुनाफा वसूली बढ़ते हुए नजर आई। तो इन्फोसिस में 1350 के अगस्त महीने के स्ट्राइक की पुट ऑप्शन खरीदारी करके चलेंगे हम, जो कि 24 रुपए पर अभी करंटली ट्रेड करती है। तो इसमें 23-24 रुपए में खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। इसका स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे 17 रुपए का। अपसाइड में 32 और 36 रुपए के 2 टारगेट्स के लिए इन्फोसिस की एट द मनी स्ट्राइक की 1350 के स्ट्राइक की अगस्त एक्सपायरी की पुट ऑप्शन खरीदारी करके चलने की सलाह। आज आपको स्टॉक थोड़ा स्टेबल दिखेगा, बट अगस्त सीरीज में आपको वापस कमजोर दिखेगा, ये हिमांशु जी की राय आ रही है। तो 1350 की अगस्त सीरीज की पुट ऑप्शन खरीद कर चलिए। हिमांशु जी की तरफ से ये आपके लिए कॉल आते हुए दिख रहा है। IEX के नंबर्स भी आ रहे हैं। एक मेहुल जी की तरफ से कॉल भी है। मेहुल जी 2 मिनट में आता हूं क्योंकि IEX के नंबर्स अभी अभी आपकी स्क्रीन पर आते हुए दिख रहे हैं। कुणाल जी आप तब तक जरा चार्ट भी पुल अप कर लीजिए। IEX ट्रेडर फेवरेट स्टॉक है ही, बात भी करेंगे इसकी। नंबर्स अगर आप देखें 104 करोड़ रुपए का मुनाफा है। हमने अनुमान यहाँ पर 74 करोड़ का लगाया था। ओके, एक बार ये आंकड़ा जरा कंफर्म करते हैं। इंडियन एनर्जी एक्सचेंज की अगर आप बात करें, मुनाफा 74 करोड़ का है। माफ कीजिएगा, मेरी गलती थी, मैंने गलत फिगर पढ़ लिया। मुनाफा 75 करोड़ का आ रहा है, ऑलमोस्ट 74 करोड़ का आ रहा है। हमारा अनुमान 75 करोड़ का था। तो चलिए एग्जैक्टली अनुमान मुताबिक आपको मुनाफा आते हुए दिख रहा है, कोई परेशानी वहां पर नहीं है। आय 104 करोड़ की आ रही है, हमने अनुमान 106 करोड़ का लगाया था। अगेन बिल्कुल अनुमान मुताबिक ही आपको आय आती हुई दिख रही है। करीब 7% आय में आपको ग्रोथ आती हुई दिखी है। ऑपरेशनल नंबर्स कैसे रहे ये भी देखना इंपॉर्टेंट रहेगा। हम EBITDA में 11% की ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। हाई मार्जिन कारोबार है, ऑब्वियसली इनका 84% की हम मार्जिन की भी एक्सपेक्टेशन लगा रहे हैं। बट आय और मुनाफा बिल्कुल आपको अनुमान मुताबिक ही आते हुए दिख रहा है। जहां तक इंडियन एनर्जी एक्सचेंज का सवाल है, स्टॉक फिलहाल 1% वैसे नीचे है। कुणाल जी जरा चार्ट भी देखें, आज सुबह से ही कुछ ज्यादा खास नहीं कर रहा है, काफी समय से वैसे कुछ ज्यादा खास किया नहीं है स्टॉक ने। चार्ट क्या कहते हैं फिलहाल इस समय? देखिए, जैसे आपने कहा दीपांशु, बिल्कुल मैं सहमत हूं। बहुत बड़ा सीरियल अंडर परफॉर्मर है और आप देखिए 2021 से अगर आप इसको देखते हैं तो 2021 के स्तरों पर वापस निफ्टी आ गई है और उससे ऊपर चली गई है, लेकिन ये स्टॉक वहां से हाफ होकर के ट्रेड कर रहा है। तो बड़ा कमजोर स्टॉक है, लगातार अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक रहा है। अब इन स्तरों पर कोई नई बिकवाली की मेरी राय नहीं है, लेकिन फिलहाल कोई खरीदारी की भी राय नहीं है। तो मेरी राय में वेट एंड वॉच करें। एक सपोर्ट 120 रुपए के आसपास है, वो लेवल अगर भंग होता है तो और नीचे के लेवल्स देखने को मिलेंगे। फिलहाल इन स्तरों पर किसी भी तरह का ट्रेड नहीं बनता है।
मार्जिन्स थोड़े आपको कम आते हुए दिख रहे हैं, अनुमान से तो काफ़ी कम आपको यहाँ पे मार्जिन्स आते हुए दिखे हैं। ये IEX की बात निकल कर आ रही है। एबिटा भी थोड़ा अनुमान से कम आया है। हमने करीब 89 करोड़ के एबिटा का अनुमान लगाया था, 81.5 करोड़ का एबिटा आते हुए दिखा है और मार्जिन 78% के आए हैं, गिर कर आए हैं। हमारा एक्सपेक्टेशन था 82% के मार्जिन 84% पर आएंगे, उसके सामने आपके 78% पर मार्जिन आए। तो मार्जिन घट कर आए हैं, अनुमान से काफ़ी कमज़ोर आए हैं। एबिटा अनुमान से कम आया है, आय और मुनाफा अनुमान मुताबिक आया है। ये है आपके लिए IEX, इस पर रखते हैं नज़र। लेकिन ओवरऑल नंबर्स काफी कमजोर नजर आ रहे हैं, इसमें कोई मज़ा नहीं है, मजा नहीं है। मज़ा नहीं। लेकिन IEX को लेकर न सिर्फ नंबर्स खराब है, बल्कि नंबर्स के साथ साथ एक और चीज़ ऐसी है जो बहुत खराब है। तो नंबर्स के साथ ही वो भी आप समझ लीजिए कि क्या कुछ खराब है। IEX की टेंशन बढ़ाने वाला एक काम हुआ है, और वो टेंशन उसका मार्केट में कंपटीशन बढ़ने से होगा, और उसका बड़ा असर IEX की प्रॉफिट पर पड़ेगा, कामकाज पर पड़ेगा। कुशल हमारे साथ तैयार है पूरी डिटेल और रिसर्च लेकर। कुशल बताइए। बिल्कुल सर, तो IEX के लिए कंपटीशन बढ़ने वाला है, क्योंकि यहाँ पर जो सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन है CERC की तरफ से यहाँ पर हिंदुस्तान पावर एक्सचेंज HPX को हाई प्राइस कॉन्ट्रैक्ट्स, यानी कि तीनों जो सेगमेंट्स हैं, डे हेड मार्केट, साथ ही जो टर्म हेड मार्केट है, और साथ ही कंटिजेंसी कॉन्ट्रैक्ट्स, ये तीनों सेगमेंट्स में हाई प्राइस कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्च करने को मंजूरी मिल गई है। 2021 में आपको याद होगा CERC में इन्होंने ये अप्लाई किया था पावर एक्सचेंज बनने के लिए, तो ऑपरेशन करने के लिए 2021 में ही CERC से इनको मंजूरी मिल गई थी। अब ये जो हाई प्राइस सेगमेंट में इनको तीनों के तीनों कॉन्ट्रैक्ट्स इंट्रोड्यूस करने की मंजूरी मिली है CERC से। ये जाहिर सी बात है कि IEX की प्रॉफिटेबिलिटी पर बड़ा दबाव होगा। अब कितना दबाव होगा ये मैं आपको बताता हूं। यहां पर इनकी कुल जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसमें 31% हिस्सा इनके हाई प्राइस सेगमेंट से आता है। तो जाहिर सी बात है कि इसका जो इंपैक्ट है ये आपको इस वजह से जो बॉटम लाइन है उस पर साफ तौर पर देखने को मिलेगा। साथ ही वन ऑफ द हाईएस्ट मार्जिन यहां पर इस सेगमेंट से भी आपको आती हुई नजर आती है। तो दोनों ही इंपैक्ट IEX पर आपको साफ तौर पर देखने को मिल सकता है। अगर आप मार्केट शेयर की बात करेंगे तो डे हेड मार्केट और रियल टाइम मार्केट दोनों में ही IEX का 99% से ज्यादा का मार्केट शेयर है। एंड कुल इलेक्ट्रिसिटी मार्केट शेयर की अगर आप बात करें तो वहां पर FY23 में ये 88.4% का है। तो साफ तौर पर ये जिस तरह से नए कॉन्ट्रैक्ट्स इनके जो कॉम्पिटिटर है उनको इंट्रोड्यूस करने की मंजूरी मिल गई है CERC से, उस वजह से IEX पर आपको दबाव देखने को मिल सकता है। तो कंपटीशन भी बढ़ रहा है, नंबर्स भी अच्छे नहीं आ रहे हैं, स्टॉक पर भी इंपैक्ट आपको आते हुए दिख रहा है। ये है आपके लिए IEX, एक नंबर से दूसरा नंबर। मामला सीरियस है। क्योंकि क्या है कि अब किसी भी लिहाज से इस स्टॉक में रिकवरी आने के थोड़े संकेत होते हैं, कुछ न कुछ खराब खबरें आ जाती है, कुछ न कुछ खराब खबरें आ जाती है। पिछले 3-4 क्वार्टर से ये कहानी चल रही है। आई थिंक पोर्टफोलियो रखने लायक रहा नहीं स्टॉक ये, जो एक वन टाइम अच्छा स्टॉक था पोर्टफोलियो के लिए, अब नहीं रहा आएगा। तो मतलब सावधान रहना चाहिए। और नंबर भी ऐसे रिजल्ट्स में ऐसा कुछ नहीं है कि जिसकी वजह से आपको जरा भी ये लगे कि मतलब कुछ अच्छा होना चाहिए। तो मतलब मामला ढीला ही है। इस बीच डॉक्टर लाल पैथलैब के नंबर्स मजबूत दिख रहे हैं। एक बार जरा बताएं जरा। 541 करोड़ की आय आई है, बिल्कुल अनुमान मुताबिक 545 करोड़ का अनुमान लगाया था, तो बैंग ऑन वर्सेस एस्टिमेट आई है, 8% की बढ़त के साथ आई है। कामकाजी मुनाफा यहाँ पर 146 करोड़ का आया है, 139 करोड़ का अनुमान था। अगेन बैंग ऑन विद एस्टिमेट्स आए, करीब 19% की बढ़त आपको यहाँ पर आती हुई दिखी है। इसके साथ ही मुनाफे के आंकड़े पर भी रखिए नज़र, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा ट्रैक करने के लिए। आई थिंक मुनाफा भी अनुमान से आपको बेहतर आते हुए दिखा है। 82 करोड़, 82.5 करोड़ का मुनाफा है, अच्छी बीट है। 76 करोड़ के मुनाफे का हमने अनुमान लगाया था, तो करीब 33% की ग्रोथ वहां पर भी है। तो अच्छे नंबर्स हैं अनिल जी, एंड मोर इंपॉर्टेंटली अनुमान मुताबिक या फिर अनुमान से थोड़े बेहतर ही नंबर्स आपको आ सकते हैं। तो डॉक्टर लाल की तरफ से अच्छी परफॉर्मेंस, आई थिंक स्टॉक भी इसलिए शायद रिएक्ट कर रहा है, इस समय एक्शन में भी आ रहा है। आपके लिए मार्जिन्स पर रखिए नज़र। मार्जिन्स यहाँ पर 27% के मार्जिन्स आए हैं, बाजार का अनुमान 25.5% का था। तो अनिल जी ऑपरेशनली बढ़िया नंबर्स हैं, रेवेन्यू प्रॉफिट तो अच्छा दिखाई रहा है, ग्रोथ ऑपरेशनली बढ़िया नंबर्स लेकर आया डॉक्टर लाल पैथलैब। नंबर्स अच्छे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये बढ़िया चीज़ आपको देखने को मिली। डॉक्टर लाल पैथलैब, एक बार जरा चार्ट पर राय ले ली जाए। हिमांशु जी, डॉक्टर लाल पैथलैब चार्ट देखेंगे सर जरा? जी अनिल जी बिल्कुल। अनिल जी चार्ट बेहतरीन है। इनफैक्ट पिछले कुछ हफ्तों से, पिछले कुछ महीनों से स्टॉक लोअर लेवल से खरीदारी दिखाता हुआ नजर आया है, और थोड़े दिनों पहले भी इस पर व्यू चार्ट चेक हुआ था, तब भी यही कहा गया था कि स्टॉक अपसाइड में 2500 साढ़े 2500 रुपए तक की तो अपसाइड मिनिमम दिखाता हुआ नजर आ सकता है। तो मुझे लगता है तेजी की पोजीशंस में बने रहें।
फ्रेश खरीदारी के लिए 2430 2420 के आसपास कोई डिप मिलता है तो वहां पे खरीदारी की जा सकती है, और स्टॉप लॉस के तौर पे 2410 रुपए का क्लोजिंग बेसिस पर स्टॉप लॉस मेंटेन किया जा सकता है। पोजिशनली पहला जो पड़ाव है वो लगभग 2675 और 2720 के आसपास आता है, तो आने वाले कुछ हफ्तों में अपसाइड और करीब 100 से 150 रुपए की देखने को स्टॉक में मिल सकती है। रखिए नजर, बढ़िया नंबर्स आपको आते हुए दिख रहे हैं। तो चलिए, इतने सारे खराब नंबर्स के बीच एक अच्छा नंबर आपको आते हुए दिखा है। आइए मेहुल जी के पास चलते हैं BTST कॉल के लिए। बताएं सर। दीपांशु जी, एक सेल का ट्रेड ध्यान में आ रहा है, वो है एबीबी हम अगर बात करें तो पिछले एक हफ्ते पहले बड़ा सा सेल आया था, उसके बाद 4 दिन से इसमें कॉन्स्टेंटली पुल बैक आया है। यहाँ पर फिर से सेलिंग जोन में आ गया है। एक बड़ी मदर कैंडल बनी थी, उसका हाई एक स्टॉप लॉस रहेगा 4520 का स्टॉप लॉस रहेगा अगस्त के फ्यूचर में। अभी चल रहा है 4435, तो तकरीबन 80 पॉइंट के आसपास का रिस्क है। 80 पॉइंट रिस्क थोड़ा सा बड़ा हो जाता है स्टॉक के लिए, तो यहाँ पर अगर किसी को करना है तो 4000 का पुट ऑप्शन भी बेच सकता है 25 रुपए के आसपास का, तो उससे पोजीशन थोड़ी सी हल्की हो जाएगी। तो यहाँ पर 4435 पर सेलिंग की सलाह, 4520 का स्टॉप लॉस। मैं समझता हूँ अगस्त सीरीज में इसके 4200 तक के टारगेट्स आ सकते हैं, तो एबीबी सेल की सलाह रहेगी। तो एबीबी में बिकॉली करने की राय मेहुल कोठारी साहब की तरफ से आती हुई दिख रही है। यहाँ पर बेचकर आप चल सकते हैं। आइए अब मुलाकात की जाए सेठी साहब से, सदावार सेठी साहब की शॉर्ट टर्म पिक्स। सेठी साहब बताएं सर, पहला स्टॉक। गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून दीपांशु। अनिल जी, आज का जो पहला स्टॉक है, स्टॉक का नाम है HBL पावर। इसमें खरीदारी करने की सलाह है, जो अभी 171 के लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है। पहले शॉर्ट टर्म टारगेट है इसके 190 रुपए के, स्टॉप लॉस लगाना है 165 रुपए का। ये कंपनी TCAS माने रेलवेज के लिए ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम, यानी कि जिसको हिंदी में हम कवच बोलते हैं, वो बनाती है। वन ऑफ द वेरी फ्यू कंपनीज है जो ये कवच बना रही है, और इनको हाल ही में ये ओडिशा में जो ट्रेन एक्सीडेंट हुआ उसके बाद ईस्टर्न रेलवे से 220 करोड़ का ऑर्डर भी मिला था, और हमने देखा हाल ही में सरकार ने भी अनाउंस किया है कि वो आगे 6 साल में भारत में पूरे जो सिग्नलिंग सिस्टम है उसको रिवैम्प करने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए तक खर्च करेंगे। तो उसका एक बहुत बड़ा फायदा इस जैसी कंपनी को हो सकता है। लिमिटेड कंपनीज है जो ये काम करती है, और इसके अलावा ये कंपनी मेनली बैटरीज, इलेक्ट्रॉनिक्स और इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स बनाती है, और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरर है निकल कैडमियम बैटरीज की। ग्लोबली प्रेजेंट है अक्रॉस 80+ कंट्रीज, और एक्सपोर्ट्स करती है। 18% ऑफ रेवेन्यूज एक्सपोर्ट से आते हैं, और डिफेंस सेक्टर के लिए भी बैटरीज बनाती है, जिसमें ये सबमरीन्स के लिए, टॉर्पीडोज के लिए, मिसाइल्स, एयरक्राफ्ट, इन सब के लिए बैटरीज बनाती है, और सीमेंस को ग्लोबली बैटरीज सप्लाई करती है। इस तरह की कंपनी है। फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं। एक लो डेट, बहुत ही लो डेट, 0.08 का डेट इक्विटी रेशियो, वैसी कंपनी है। मार्च क्वार्टर भी अच्छा था। कंसिस्टेंटली डिविडेंड पेइंग कंपनी है। मुझे लगता है ये स्टॉक यहाँ से अच्छा करना चाहिए, तो खरीदारी करने की सलाह, फॉर अ टारगेट ऑफ 190, स्टॉप लॉस ऑफ 165। ओके, तो HBL पावर, इस पर करनी है खरीदारी, 190 के टारगेट, 165 का स्टॉप लॉस। कोई और कॉल सर? दूसरा स्टॉक है दीपांशु, आज एक डिफेंस से रिलेटेड स्टॉक है। स्टॉक का नाम है सोलर इंडस्ट्रीज, जो सोलर एक्सप्लोसिव्स के नाम से पहले जानी जाती थी। ये कंपनी एक लीडिंग एक्सप्लोसिव्स बनाने वाली कंपनी है। मेनली डिफेंस सेक्टर के लिए बनाती है, जो कि प्रोपेलेंट्स बनाती है फॉर मिसाइल्स, रॉकेट्स और वॉरहेड्स। कंपनी इंडस्ट्रियल एक्सप्लोसिव्स का भी बड़ा कारोबार है, करीबन 73% रेवेन्यू वहां से आते हैं। एक फंडामेंटली बहुत अच्छी कंपनी है। एक ऑर्डर बुक है क्लोज टू 3000 करोड़। फिर इन्होंने रिसेंटली राजस्थान में भी एक राजस्थान एक्सप्लोसिव्स केमिकल करके एक कंपनी को एक्वायर किया, जिससे नॉर्थ इंडिया में इनकी प्रेजेंस मजबूत होगी। फिर फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी 23%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 27%। अच्छी कैगर से कंपनी ग्रो कर रही है। मार्च तिमाही भी बहुत अच्छी थी। 220 करोड़ का पैट रिपोर्ट किया, जो पिछले साल मार्च तिमाही में 175 करोड़ का पैट था। अभी इस तिमाही के नतीजे आने बाकी है, बट जिस तरह के नतीजे इस जैसी कंपनी प्रीमियर एक्सप्लोसिव्स ने इस तिमाही में पेश किए, और उसके बाद स्टॉक ने जो जबरदस्त परफॉर्मेंस किया, मुझे लगता है इसके भी नतीजे तोड़फोड़ होने चाहिए इस तिमाही के। तो उस लिहाज से भी अच्छा लगता है, खरीदारी करने की सलाह है। और FIS भी अच्छे खासे बुलिश है, 21% हिस्सेदारी रखते हैं, जिसमें फाइडेलिटी है, SBI, फिर कोटक, HDFC, वैंगार्ड, ये सब है इसमें। मुझे लगता है इस स्टॉक को करंट लेवल्स पे खरीदना चाहिए फॉर अ टारगेट ऑफ 4000 रुपीज, स्टॉप लॉस ऑफ 3780।
4000 का टारगेट, 3780 का स्टॉप लॉस, खरीदारी करके चलिए। सोलार इंडस्ट्रीज ये है सिटी साहब की राय, और साथ ही एचबीएल पावर 190 का टारगेट इस पर भी रहेगा। शुक्रिया सिटी साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी कॉल शेयर करने के लिए। बिगुल वागले साहब के लिए वागले का वंडर। बताएं वागले साहब। दीपांशु, पहले एक मेरे पास एक कॉल है, पहले मैं वो देता हूं, और एक कमेंट है। M&M फाइनेंस में बेचना है, 310 का लेवल इसने अभी अभी तोड़ा है, 309 के आसपास का भाव है। यहां से लेकर 310 311 के रेंज में बेचे, 313.5 का आपका स्टॉप लॉस होगा। मुझे लगता है ये 300 तक जाने के लिए तैयार है, एकदम बड़ा वाला ब्रेकडाउन है, तो 300 तक के लेवल्स आपको आज और कल में मिलने चाहिए। सेकेंडली IEX के बारे में मुझे कमेंट करना है कि अगर ये 120 ब्रेक करता है तो ये बहुत वीक हो जाएगा। आपको अगर एज अ ट्रेडर इसको बेचना है तो 120 के नीचे ही बेचिए, उसके पहले मत बेचिए। 120 नीचे में टूटने के बाद 122 के स्टॉप लॉस से बेचिए, रिस्क आपकी 2 रुपए की होगी। ऑन द डाउन साइड ये कम से कम 105 से 100 तक आ सकता है, 15-20 रुपए की डाउन मूव आ सकती है, तो बेचिए 120 टूटने के बाद ही। वागले साहब ने एक बढ़िया, इसको भी लगा दो, अब मैं बता रहा हूँ वागले साहब की तरफ से लगा दूं। क्या? कंडीशनल सेल। हाँ, कंडीशनल सेल। 120 के नीचे बेचना है, 122 का स्टॉप लॉस लिखो। हाँ, 105 और 100 के टारगेट के लिए ये बड़ा कॉल होगा, लेकिन बेचना है 120 के नीचे। वो लिख के वाला चलाना, वो खाली ऐसा वो फिट करके चलाते हैं ना, वो वाला मत चलाना। लोग सोचें अच्छा 121.50 है और 122 का स्टॉप लॉस, ऐसा कैसे? ऐसा नहीं, तो लिख के रखो 122 के नीचे बेचे, 120 के नीचे बेचे, 122 का स्टॉप लॉस, 105 और 100 के टारगेट। और जाहिर सी बात है, कहना आसान है, करना मुश्किल है, तो टाइम तो लगेगा। हमारी टीम लिख के इसीलिए तो बोल रहा हूँ, इसे चलाना जरूरी है। वागले साहब ने अगर ऐसा बोला है तो बहुत जरूरी है ये। क्या कंडीशनल सेल, बट अगर वो कंडीशन पूरी हो गई तो बड़ा ब्रेकडाउन का कैंडिडेट बन जाएगा IEX। जी वागले साहब कुछ विशेष टिप्पणी इसमें और जोड़ना चाहते हैं? जी वागले साहब। अनिल जी, इसका टेक्निकल कारण मैं देता हूँ। 9 जून से अब तक ये इसमें एक बड़ा वाला ब्रेकडाउन 8 जून को आया था, और पिछले लगभग 1.5 महीने में ये कंसोलिडेट कर रहा था, ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन नहीं गया। ऊपर जा रहा था लेकिन नीचे आ रहा था, और बेसिकली बायस ऑन द डाउन साइड है। और 120 के नीचे, या टू बी मोर प्रिसाइज, अगर 118 117 के नीचे ये ट्रेड होने लगेगा, तो जो आप पुराने बहुत पहले बोलते थे ये तो गए हो, ऐसा वाला सिचुएशन इसमें हो जाएगा। क्या याद आ गया वो गुजरा जमाना? क्या? वो भी टाइम था। वो भी टाइम था, मेरे ख्याल से 2020 वाली मंदी का टाइम था। ये तो गए वाला, करेक्ट सर, वैसा ही हो रहा है। हाँ, आज तो अभी तो वापस की तैयारी हो रही है उन्हें करने की। हेलो, आवाज नहीं आ रही वागले साहब की? क्या बात कर रहे वागले साहब? क्या, किसकी तैयारी? 120 तोड़ने की तैयारी हो रही है। अरे भाई साहब, आप तो गजब कर रहे हो वागले साहब, ऐसे बच्चों को अटैक दोगे? 120 तोड़ने की तैयारी समझ में आती है, मेरे को ऐसा लगा कि वो मार्च 2020 की तैयारी। हाँ, वैसी वाली कहाँ से आ गई? मतलब हमारा टेस्ट करते रहोगे दिल कितना मजबूत है। चलिए बढ़िया, तो वागले साहब की तरफ से जी वागले साहब गए हो गया, ब्रेक कर दिया, गए हो वागले साहब को गए हो IEX। चलो ठीक है, 120 के नीचे थोड़ी देर टिकने दे, अभी टच एंड गो हुआ है, थोड़ा सा टिकने दे। 120 के नीचे टिक कर खराब होता है तो फिर ये, और इसीलिए हमने आपको पहले बताया कि क्यों रिजल्ट खराब है और रिजल्ट के बाद आगे का आउटलुक क्यों खराब है। इंसिडेंटली दोनों चीजें आपके साथ फीचर्स देख लो, बिल्कुल, इसमें कोई डाउट ही नहीं। स्ट्रैटेजी ले लें जी। वीक बाजार है इस समय, आइए लेते हैं जी की मार्केट स्ट्रैटेजी। सर आज तो हमारे आई थिंक एक्सपायरी का ज़्यादा मूव आ रहा है, क्योंकि ग्लोबल मार्केट्स में कुछ भी खराब नहीं हुआ है। डाउ फ्यूचर्स 60-70 अंक ऊपर हैं, नैस्डैक फ्यूचर्स 1.25% ऊपर हैं, क्योंकि मेटा के नंबर्स अच्छे आए थे। पोस्ट मार्केट में शेयर 7% ऊपर था, तो उसका इंपैक्ट आप नैस्डैक फ्यूचर्स में इसलिए 1.25% की तेजी का देख रहे हैं। S&P फ्यूचर्स 0.5% से ज़्यादा की तेजी दिखा रहे हैं। तो ब्रॉडर मार्केट, अमेरिका की कॉन्सेंट्रेटेड मार्केट, दोनों ही आपको बढ़िया दिख रहे हैं।
यूरोप के बाजार आपको ऊपर दिख रहे हैं, फ्रांस 1.5% ऊपर है, यहाँ पर अपनी ही चाल में चल रहा है, 1% ऊपर जर्मनी है, कोई परेशानी वहाँ पर नहीं है। रुपया 7 पैसे मजबूत है। सिर्फ हमारे फैक्टर्स ये हैं जो 450 पॉइंट बैंक निफ्टी, 150 पॉइंट निफ्टी दिखा रहा है। सर क्या करना है एक्सपायरी का समय? नहीं, पहली चीज़ तो ये यहाँ पर बेचना नहीं है। अब बेचना ना सवाल ही नहीं, यहाँ बेचने का कोई मतलब ही नहीं है। रेंज के हाई रेंज पे बेचिए, लो रेंज पर लीजिए। लो रेंज की तरफ आ रहे हैं। 2 दिन का आपका पहला का लो भी 19,613 का ही है, कुछ 611 का था, क्या था बता दूं, 615 का था। लगभग वहाँ पर आप आ चुके हैं। तो यहाँ से आप सपोर्ट रेंज में घुस रहे हैं और बहुत ही मजबूत सपोर्ट रेंज यहाँ से लेकर 19,500 की है। तो 19,500 565 तो स्ट्रॉन्ग बाय जोन है ही। यहाँ पर भी आप खरीदारी करें तो कोई हर्ज नहीं है। थोड़ा शॉर्ट काटिए, थोड़ा शॉर्ट काटें, ठीक है। हिम्मत तो थोड़ा लॉन्ग भी करिए। अच्छा, अब यहाँ पर लॉन्ग भी कर सकते हैं। अब अमेरिका से डरे वगैरह करना है थोड़ा सा बहुत लोग। अब आज रात को अमेरिका अभी दिखा तो 180 पॉइंट ऊपर है, नैस्डैक 60-65 पॉइंट डाउ भी दिखा रहा है। रिकॉर्ड 36 साल का बन चुका है, और भी बने पता नहीं। अब घूम ही जाइए तो पता नहीं। बाकी तो कोई ऐसा रीजन नहीं। लेवल और डाउ फ्यूचर्स और यूरोप के बाजार को देखते हुए ऐसा लगता है कि खरीदारी का वक्त आ गया है। आ गया है। अरे वाह। पहली इंस्टॉलमेंट यहाँ पर, ओके। दूसरी इंस्टॉलमेंट 19,565 के आसपास और तीसरी 19,500 के आसपास थोड़ा खरीदारी करने की कोशिश करें। थोड़ा खरीदें, ज़्यादा ना खरीदें, मतलब ठूस के ना खाएं मतलब थोड़ा ऊपर पचाने के लिए पानी पीने की जगह भी रखें ऐसा। तो थोड़ा लेते रहें। और बैंक निफ्टी का भी जहाँ तक सवाल है, 19,625 के आसपास पहली इंस्टॉलमेंट यहाँ पर आ सकती है आपकी। थोड़ा नीचे आए 19,550 के आसपास तो हल्का फुल्का ऐड करें। 45,625, 45,550, 45,450, ये कुछ एक लेवल है जहाँ धीमे धीमे थोड़ा आप नीचे में एक्यूमुलेट कर सकते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऊपर में वापस से 19,675 700 के आसपास वहाँ आपको आता हुआ दिखे तो आप थोड़ा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, या थोड़ा 750 तक का वेट कर सकते हैं। बैंक निफ्टी में 45,800, 850, 925 की रेंज है। अब मैं बताऊं क्यों ऐसा मैं कह रहा हूँ। एक तो एक्सटर्नल फैक्टर तो मैंने आपको बता दिया कि डाउ वाउ सब ठीक दिख रहे हैं और कोई हम अकेले थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग दिखा रहे हैं। लेकिन 2 इंटरनल फैक्टर और हैं जिसकी वजह से मुझे लगता है। एक तो ये कि अभी भी फ्लोज हमारे ख़राब नहीं हुए, और आज सिर्फ घटने की वजह है कि आज आप एक तो हाई रेंज पे पहुंच गए थे, दूसरा आज सुबह सब लोग तेजी में आ गए। क्योंकि एक तो क्या है, प्रॉब्लम क्या था कि अमेरिका की बड़ी इवेंट के पहले सब हल्के गए। ठीक है, हल्के होके गए तो माल किसी के पास है नहीं, और आती सुबह सब लोग चढ़ाई। करेक्ट। और ये तो कुछ हुआ ही नहीं है, तो हमको लगा कहीं बड़ा हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, तो चढ़ाई सुबह। तो जिन लोगों ने पिछले 2-3 दिनों में खरीदे हैं वो भी तो प्रॉफिट बुक करेंगे। तो दूसरा, अब उस वजह से घटे। लेकिन घटने से एक चीज अच्छी हुई, निफ्टी का पुट कॉल रेशियो है 0.57, बैंक निफ्टी का 0.60 ओवरसोल्ड है। बिल्कुल, बैंक निफ्टी और निफ्टी पुट कॉल रेशियो पर ओवरसोल्ड हो चुके हैं। तो सुबह आपकी शॉर्ट कवरिंग हुई, अभी दोपहर में लॉन्ग अनवाइंडिंग हो रही है। तो इसलिए अब यहाँ अगर उस समय डर नहीं लगा तो अब नहीं डरना है। अब आराम से आप इंतजार करें, थोड़ा खरीदने की कोशिश करें। वापस 19,700 आज दिखना चाहिए, और ऊपर में 45,700, 45,800, 850, 925 तक एक बार वापस बैंक निफ्टी दिखा सकता है आप वापस। ठीक है सर, चलिए, तो परेशानी की बात नहीं है, ये आपके लिए क्लियर व्यू आ रहा है अनिल जी की तरफ से। आइए एक हिमांशु जी की तरफ से कॉल लेनी है। हिटमैन हिमांशु। बताएं हिमांशु जी। दीप, 1 से 2 दिन का पोजिशनल नजरिए से ट्रेड लेना है और खरीदारी करनी है डीएलएफ में, जिसमें एक रिजल्ट के बाद एक ड्यू करेक्शन पूरी होती हुई नजर आई है, और आज एक कमाल की स्ट्रेंथ पूरे ही रियलिटी स्पेस में है। और मुझे लगता है कि डीएलएफ इस रैली को यहां से लीड करता हुआ नजर आ सकता है। जैसे ही ये स्टॉक 508, 510 रुपए की एक रेजिस्टेंस को पार करेगा, मेरा मानना है कि स्टॉक नए लाइफ टाइम हाइज फिर से बनाता हुआ नए इंटरमीडिएट हाइज माफ कीजिएगा बनाता हुआ नजर आ सकता है। तो डीएलएफ में खरीदारी करके चलने की सलाह है। स्पॉट लेवल्स की मैं बात कर रहा हूँ, 507 रुपए के आसपास के करंट लेवल्स हैं, यहाँ पे खरीदारी करनी है। स्टॉप लॉस मेंटेन करना है 501 रुपए का। पहला टारगेट 518 रुपए का और दूसरा टारगेट 525 रुपए का। ये दोनों टारगेट 1 से 2 दिनों में आते हुए नजर आ सकते हैं। डीएलएफ में खरीदारी करके चलने की सलाह है। ये नजर डेज हाई पर स्टॉक ट्रेड कर रहा है, 4% ऊपर इस पर मूव आ रही है सुस्त बाजार में। यहाँ पर आपको एक ब्रेकआउट आते हुए दिख रहा है, इस पर करेंगे फोकस। श्रीकांत चौहान साहब भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका भी करेंगे स्वागत। और श्रीकांत जी से एक स्टॉक की बात करनी है, वो है BEL, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। आइए श्रीकांत जी से बात करें, उससे पहले एक बार आशीष से जान लेते हैं कि नंबर्स में कैसे परफॉर्मेंस आ सकती है। आज ही आने वाले BEL के नंबर शायद कुछ ही देर में आ भी जाएं, तो उससे पहले एक बार जान लिया जाए बाजार का क्या है अनुमान। स्टॉक थोड़ा एक्टिव भी इस समय दिख रहा है, आशीष बताइए। दीपांशु, नतीजों से देखें तो थोड़ा सा माना जाता है कि Q1 थोड़ा सा वीक होता है, लेकिन इसके बाद भी अगर आप देखें तो ठीक ठाक ग्रोथ यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है।
आय के आंकड़े में 11% की बढ़त है। 3,443 करोड़ का जो आंकड़ा है वो बाजार एस्टिमेट लगाकर चल रहा है। कामकाजी मुनाफे की बात की जाए तो यहाँ पर अगर आप देखें तो 514 करोड़ पिछले साल था, बढ़कर 585 करोड़ हो जाएगा। मार्जिन्स में बहुत ही हल्का सा एक्सपांशन है, मतलब 16.5% से बढ़कर 17% हो जाएंगे। और मुनाफे की बात की जाए तो बिल्कुल अनचेंज एस्टिमेट्स, यानी जितना पिछले साल मुनाफा था बिल्कुल उतना ही यहाँ पर देखने को मिल सकता है। 431 करोड़ से बढ़कर 432 करोड़। लेकिन ये जो लोकलाइजेशन हुआ है डिफेंस स्पेस में, जो ऑर्डर्स लगातार बढ़ते जा रहे हैं, उसके ऊपर मैनेजमेंट की क्या कमेंट्री है यहाँ पर खास नजर रहेगी। बाकी आंकड़ों के लिहाज से देखें तो तिमाही म्यूटेड ग्रोथ है, ठीक ठाक ग्रोथ है यहाँ पर। ओके, आप कह रहे हैं मार्जिन्स बढ़कर आएंगे 16.5%, 16.5 से बढ़कर 17% हो जाएगा। ओके, तो वो एरो हम अपनी तरफ चेंज कर देते हैं। मार्जिन्स बढ़कर आएंगे बट ठीक ठाक नंबर्स आने चाहिए। 10% आय में भी ग्रोथ है। ओके, श्रीकांत जी गुड आफ्टरनून सर, स्वागत है आपका। जरा BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक्स पर ही नजर रखिए। पिछले कुछ समय से डिफेंस स्टॉक्स एक्टिव भी थे, थोड़ा BEL भी उसमें एक्टिव हुआ था। चार्ट्स क्या कहती हैं सर? या दीपांशु गुड आफ्टरनून। दीपांशु देखिए, अगर इस बार जितने भी नंबर्स आ रहे हैं, जितने भी क्वार्टरली नंबर्स आ रहे हैं कंपनीज के, मोस्ट ऑफ द नंबर्स प्राइस्ड इन है। स्पेशली अगर अच्छे नंबर्स आ रहे हैं तो स्टॉक नीचे आ रहे हैं, और अगर नंबर खराब अगर आ रहा है तो शायद उनमें एक रिकवरी देखने मिल रही है। तो यही एक फॉर्मेशन मुझे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में नजर आ रहा है। तो एक सिंपल सा फॉर्मेशन बना, एक रेक्टेंगल कंसोलिडेशन है। और अगर ये स्टॉक स्पेशली रिजल्ट के बाद अगर 129 या 130 के लेवल को, स्पेसिफिकली 130 के लेवल्स को अगर क्रॉस करता है तो फिर यहाँ पे कम से कम 140 से लेकर 145 के लेवल्स भी हमें देखने मिल सकते हैं, क्योंकि पिछले 10-12 दिनों से एक ही रेंज के अंदर ये ट्रेड करते हुए नजर आया है। बट अगर किसी वजह से अगर कोई डिसअपॉइंटमेंट अगर होता है तो फिर वापस से एक बार ये स्टॉक 120 से लेकर 115 के लेवल्स दिखा सकता है। तो करंट लेवल्स पे अगर देखा जाए तो इट इज इन बिटवीन 130 के ऊपर ही इसमें लॉन्ग की पोजीशंस बनाई जा सकती है। 130 का इंतजार करें बट उसके ऊपर लॉन्ग पोजीशंस बनाकर आप चल सकते हैं। बाय द वे, 130 के लेवल की बात करें तो एक और स्टॉक जो 130 के लेवल के पास है उस पर फोकस करते हैं, हिंदुस्तान कॉपर। इसमें अभी एक मूव आ रही है और सुमित जी हैं हमारे साथ। सुमित जी से मैं राय भी लेना चाहूंगा। सुमित जी, थोड़ा एक्टिव कल भी हमें दिख रहा था, मेटल स्टॉक जब तेजी में थे, आज सुस्त रहा है थ्रू द डे, बट अब इस पे एक मूव आती हुई दिख रही है। हिंदुस्तान कॉपर जरा देखें, फिलहाल 128 के लेवल पर है। दीपांशु, सुबह से ये स्टॉक तेजी पकड़ के रखा हुआ है। 127-27-50 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। स्टॉक का स्ट्रक्चर मजबूत है, स्टॉक पे कंटिन्यूसली तेजी देखने को मिल रही है और पिछले 3 दिनों में स्टॉक में 7 से 8 रुपए का मूव देखने को मिला है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाए और पोजीशंस होल्ड करें। 124 रुपया 25 पैसा ये इमीडिएट ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के लिए लेवल बनेगा जिन्होंने पोजीशंस लॉन्ग का बना रखा है। 130 रुपया का लेवल टूटने के बाद 134-135 तक का मूव हिंदुस्तान कॉपर में 2-4 दिनों में देखने को मिल सकता है। तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के पोजीशंस होल्ड करें, लगाइए, पोजीशन होल्ड करिए। एक्सपायरी का दिन है, थोड़ा एडजस्टमेंट होता है, उतार चढ़ाव के मूवमेंट्स आपको कई सारे स्टॉक्स पर दिखते ही हैं। इंडियन होटल्स, इस पर भी नजर डालते हैं, इसके भी नतीजे आज ही आने वाले हैं। आशीष बताइए यहाँ पर कैसे नंबर्स रह सकते हैं? दीपांशु, अच्छे नतीजे यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। लगातार अगर आप देखें तो पूरा हॉस्पिटैलिटी स्पेस काफ़ी क्वार्टर से बढ़िया प्रदर्शन दिखा रहा है और इस बार भी अगर आप देखें तो जो गर्मियों की छुट्टी है यहाँ पर ऑक्यूपेंसी मोर देन 72% के आसपास का जो एस्टिमेट है। और इनफैक्ट यहाँ पर माना जा रहा है कि जो पिछले साल के मुकाबले एवरेज रूम रेंट्स हैं, रेट्स हैं, यहाँ पर भी आपको 10% की ग्रोथ देखने को मिलेगी, यानी ग्रोथ बिजनेस में काफ़ी अच्छी है, जिसके चलते टोटल आय के आंकड़े में आपको 13% का इजाफा देखने को मिल सकता है। 1266 करोड़ से बढ़कर 1430 करोड़। कामकाजी मुनाफे की बात की जाए तो 378 करोड़ से बढ़कर 433 करोड़, यानी ग्रोथ है यहाँ पर भी काफ़ी अच्छी, ठीक ठाक 15% की ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिलेगी। और मार्जिन अगर आप देखें तो थोड़ा सा एक्सपेंशन है, या फिर आप समझ लीजिए कि बिल्कुल जितने पिछले साल के मार्जिन थे इतने देखने को मिल सकते हैं, 30% के आसपास के। और मुनाफे में अगर आप देखें तो ग्रोथ आपको अच्छी खासी 29% की देखने को मिल सकती है। लेकिन आगे क्या आउटलुक रहता है, इसके ऊपर फोकस रहेगा। नंबर्स के हिसाब से अगर आप देखें तो अच्छी तिमाही रहेगी। नंबर्स के हिसाब से अच्छी तिमाही रह सकती है। जैन साहब, एक व्यू सर इस पूरे स्पेस पर ही। नंबर्स पिछली तिमाही तो ऑफ कोर्स समर हॉलीडेज का भी सीजन था, ट्रैवलिंग भी काफ़ी करी है। इवन डेल्टा कॉप के हार्दिक देबार साहब कह रहे थे जो यूजुअली क्वाइट क्वार्टर रहता है वहाँ पर भी उन्होंने बढ़िया टूरिस्ट इन्फ्लोज देखे हैं। क्या राय रखनी चाहिए सर इस स्पेस पर? या बिल्कुल, देखिए आजकल टूरिज्म की सीजन तो ऐसी हो गई है कि वीकेंड्स पे, एक्सटेंडेड वीकेंड्स हो या लोग निकलते हैं और होटल स्टॉक सारे अच्छा करें। इवन इंडियन होटल्स भी बढ़िया लग रहा है और ईस्ट इंडिया EIH एसोसिएटेड होटल्स है और भी जो दूसरे होटल स्टॉक्स है, ऑल आर डूइंग वेल। छोटे कई माइक्रो कैप्स और स्मॉल कैप होटल स्टॉक्स है, दे आर आल्सो डूइंग वेल। सो आई फील कि होटल स्टॉक्स में बने रहना चाहिए और आगे भी आने वाले दिनों में। इनफैक्ट ये नीचे के लेवल से बहुत चल चुके हैं, ये भी एक रीजन है
कि थोड़ा कॉशियस रहें, क्योंकि वैल्यूएशंस के लिहाज से अभी महंगे हैं। बाकी आईटीसी ने भी अपना डीमर्ज किया होटल का सेगमेंट को, तो वहां से भी फिर वापस से सेक्टर में रिवैल्यूएशंस और ये सब देखने को मिलेगी। बट यस, आई एम बुलिश ऑन दिस होटल स्टॉक्स, और EIH एसोसिएटेड होटल्स है या इंडियन होटल्स है, ये सब बढ़िया है। होटल स्टॉक्स बढ़िया कर रहे हैं और एक्शन में रहेंगे भी। आइए एक्शन में है आशु सर, बिल्कुल के साथ किया जाए स्वागत स्विंग के सुल्तान आशु बनाल लाइफ लाइन यूज करते हुए। स्वागत है आपका आशु सर, बताएं सर लाइफ लाइन यूज करने की खास वजह। अनिल जी गुड आफ्टरनून। और सबसे खास वजह तो ये थी कि अनिल जी आज आपने फोर्स तारीफें लेनी थी अपनी। एक मिनट रुकिएगा, एक मिनट, सॉरी सर। लॉरस लैब, जल्दी से लॉरस लैब। ओह माय गॉड, ये रिजल्ट सही तो है कि एक का नंबर हटा दिया, 251 से 25, पीछे वाला एक उड़ा ही दिया। मैं आई थिंक नहीं चेक करता हूं सर, एक सेकंड। नहीं हो सकता है, हो भी सकता है, पता है ऑफ डूइंग एनीथिंग। यस सर, आई एग्री। हां, मतलब ऐसा नहीं, ऐसे नेस्टी रिजल्ट आ सकते हैं। 251 से 25 नहीं, इतनी अगर बड़ी गिरावट है तो कुछ रॉन्ग है ना, मतलब रिजल्ट लेट्स सी, एक बार जरा नंबर्स देख लेते हैं कि क्या आ रहे हैं। 1539, हाँ आय भी घटी है 1180 करोड़। 1539 करोड़ से आय घटकर 1180 करोड़ है। एक बार जरा नंबर 27 सही है सर, 25 नहीं बट 27 करोड़ है मुनाफा। 90% गिर कर आया अनिल जी मुनाफा आपका, सिर्फ 10% रह गया मुनाफे का। 251 करोड़ से घटकर सच में 27 करोड़ का आपको मुनाफा आते हुए दिखाए। अनुमान से तो खैर बेहद खराब है सर, अनुमान 134 करोड़ का था, तो हमने अनुमान लगाया था 50% मुनाफा गिरकर आएगा, यहाँ पर तो आपका सीधा 90% मुनाफा गिरकर आ रहा है। आय भी 1182 करोड़ की आई है, हमने अनुमान 1420 करोड़ का लगाया था, तो बड़ी गिरावट आपको रेवेन्यू में आती हुई दिख रही है, 23% नीचे है। ऑपरेशनली अनिल जी देखिए 63% कामकाजी मुनाफा गिरकर आए, 454 करोड़ का कामकाजी मुनाफा सिर्फ 167 करोड़ का रह गया है, और मार्जिन्स 30% के मार्जिन्स आपके 14% पर रह गए। हमारा अनुमान 22% के मार्जिन्स का था। बहुत खराब नंबर्स हैं सर, हम एनालाइज करेंगे कि क्यों इतने खराब हैं, बट बहुत खराब नंबर्स। एनालाइज क्या करना है, और नंबर्स से ज्यादा मार्जिन करें, 30 वाले मार्जिन 14%, ये रिजल्ट है कचरा नंबर से एकदम, मतलब घटिया शब्द भी घटिया है इसके लिए। मतलब ऐसे रिजल्ट्स कौन देता है यार, एग्जैक्टली। 454 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 167 करोड़, 250 करोड़ का मुनाफा खाली 25 करोड़, मतलब 90% मुनाफा गिरा। अब 90% में भी दिक्कत नहीं है। हाँ। इसको 25 करोड़ से 250 करोड़ पहुंचने में 10 गुना करना पड़ेगा। एग्जैक्टली। घटने में तो 90% ही घटा है। अगर 25 करोड़ का प्रॉफिट वापस 250 करोड़ जाना है तो 10 गुना बढ़ेगा तब होगा। माय गॉड, इतनी खराब परफॉर्मेंस। अब वागले साहब के लिए सवाल बड़ा में, वागले साहब चार्ट्स किसके ज्यादा खराब होंगे, IEX के या फिर लॉरस लैब्स के? जरा लॉरस लैब एक बार देखिए, ये चार्ट्स कहाँ खराब होंगे। अच्छा, मजे की बात, इसमें अभी कहीं भी कोई ये एक्सेप्शंस भी नहीं, जरा एक बार रिजल्ट को डिटेल में देखिए। अभी तक जो मैं देख रहा हूँ कहीं एक्सेप्शन भी नहीं है, एक्चुअली ऑपरेशनल परफॉर्मेंस बहुत ही खराब है। वागले साहब चार्ट तैयार है? अनिल जी बिल्कुल तैयार है, सिमिलर पैटर्न है अनिल जी। पिछले लगभग 14 जून से जो कंसोलिडेशन हुआ है उसका आज ब्रेकडाउन आया है। इसमें तकलीफ एक ही है अनिल जी कि जैसे IEX में स्टॉप लॉस क्लोज 2-3 रुपए का था, वैसा इसमें स्टॉप लॉस आपको 340 का लेना पड़ेगा। फिर भी मैं कहता हूँ ये 300 के आसपास जाना चाहिए, ये इसमें भी बड़ा वाला फॉल आना चाहिए। ओके, तो बिल्कुल इसमें भी फॉल बड़ा आने की तैयारी में है, और ये तैयारी होती दिख रही। कौन से लेवल के नीचे बोला वागले साहब, माफ कीजिएगा, मैं थोड़ा सा वो नतीजे पढ़ने में रह गया तो लेवल ढंग से सुन नहीं पाए। किस लेवल के नीचे ज्यादा? 338 के नीचे ये वीक हो गया है। जैसे रिजल्ट आया इसने 338 जो कल का लो था और मल्टीपल सपोर्ट था वो तोड़ा है। अभी बात करते करते 330 तक भी आया है। मुझे लगता है ये इसका पहला टारगेट मतलब 310 और 300 के इसके पहले कुछ है ही नहीं, तो सीधे 20 रुपए नीचे आपको मिलना चाहिए। जब भी फार्मा पर कॉन्फिडेंस थोड़ा बढ़ने लगता है, एक ऐसा नंबर आ जाता है उसी स्पेस से जो फिर सारी पूरी स्टोरी को हर्ट कर देता है। इस बार तो लॉरस है, लॉरस ने कर दिया इस बार। लॉरस मतलब बहुत ही खराब नंबर है लॉरस के हर एक पैरामीटर पे। अब क्या पोजीशन कैसी क्या बनी है, स्टॉक की प्राइस वो एक अलग चीज है, मुझे नहीं पता कि पिछले कुछ दिनों में कितना घटा है, लेकिन ये नंबर्स के दम पे मैं तो कभी ना खरीदूं। रेवेन्यू वाइप ऑफ है सर। हाँ, रेवेन्यू नहीं आ रहा, मार्जिन आधे रह रहे हैं,
मुनाफा 90% घट रहा है, मतलब क्या कंपनी है, क्या कैसे आ रहे हैं। चलिए मैनेजमेंट से बात करेंगे तब ज़्यादा समझेगा। आशीष सर हमारे साथ तैयार है, और अब आशीष सर को जिस तरह से रुकना पड़ा नंबर से, अब जैन साहब समझ में आ गए जैन साहब को क्यों हम दोपहर में कह रहे थे कि आज मत रखो। हाँ करेक्ट, सारे नंबर्स आपने कहा भी था अर्निंग्स का, बोला कभी क्या आ जाएगा पता नहीं चलेगा। आशीष सर जल्दी से, इससे पहले कि कोई और दूसरा रिजल्ट आ जाए, बताएं सर। अनिल जी मेरे को तो आज रुकना ही नहीं था, क्योंकि आज आपको पता था 2 दिन से अनिल जी मैं आपको बोल रहा हूँ पुट्स लेनी है, प्रोटेक्टिव पुट्स लेनी है। अनिल जी 500% पुट बढ़ गई है, 500%। जैकपॉट लगते हैं अनिल जी, ये ना डेटा रीड कर सकता है ना चार्ट रीड कर सकता है। मैं 2 दिन से अनिल जी कोई मानता भी नहीं था कि ये सब हो जाएगा इस तरह से, और आज देखो अनिल जी क्या हो गया। एनीवेज अनिल जी, अब वो दैट इज वाटर अंडर द ब्रिज। अब अनिल जी नेक्स्ट वीक के लिए हमने कल एक स्टॉक आइडेंटिफाई किया था, मैकडॉवल। अनिल जी ऑप्शन के थ्रू लिया था, आसपास आपके ब्लड बाथ हो रहा है, वो वैसे स्टॉक ऊपर है लेकिन ऑप्शन से लेने में कितनी शांति है, और मैकडॉवल अभी भी कोई मुझे किसी तरह की दिक्कत नहीं लगती। अब अनिल जी होता क्या है कि जब एक्सपायरी बहुत ही एक्सट्रीम दोनों तरफ बंद हो रही हो तो ट्रेड वो वाला नहीं करना चाहिए। अगर बहुत तेज बंद हो रही हो तो अगले दिन की तेजी नहीं करनी चाहिए, बहुत खराब हो रही हो तो अगली एक्सपायरी की मंदी नहीं करनी चाहिए। तो अब अनिल जी अगली अगस्त एक्सपायरी का एक और स्टॉक है, और ये लॉन्ग स्टॉक है अनिल जी, और वो लॉन्ग भी ऑप्शन के थ्रू करना है। स्टॉक है अनिल जी एसबीआई का अनिल जी अगले महीने का फ्यूचर चल रहा है 620 रुपए। हमें 620 की अनिल जी इन द मनी कॉल लेनी है। इन द मनी कॉल मिलेगी अनिल जी 30-31 रुपए में, 600 रुपए की कॉल। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ अनिल जी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का फ्यूचर चल रहा है अगस्त का 620 रुपए। हमें 600 की कॉल लेनी है जिसका भाव चल रहा है 30-31 रुपए, और 650 की एक ही बेचनी है जिसका भाव चल रहा है 8-9 रुपए। तो अनिल जी जो कॉस्ट आएगी वो आएगी 22 रुपए के करीब। 622 रुपए का टेक्निकली मेरा फ्यूचर खड़ा हो गया, लेकिन मैंने ऑप्शन के थ्रू खड़ा कर लिया। अनिल जी नेक्स्ट वीक में इसके रिजल्ट हैं एसबीआई के, और मुझे लगता है कि एसबीआई के रिजल्ट बहुत अच्छे आने चाहिए। और अनिल जी बाजार की करेक्शन से इस करेक्शन में अब फिर अच्छे स्टॉक्स ढूंढने हैं। अभी भी अनिल जी आप स्टॉक्स अगर देखिए, अशोक लीलैंड देखिए, ओएनजीसी देखिए, सेल भेल देखिए, आज भी कोई प्रॉब्लम नहीं है स्टॉक्स के अंदर। प्रॉब्लम है तो अनिल जी सिर्फ इंडेक्स के अंदर, और इंडेक्स का ही मैं बार बार बोलता था प्रोटेक्टिव पुट्स लेनी चाहिए। तो अनिल जी नेक्स्ट वीक के लिए जो मतलब अगस्त सीरीज के लिए दूसरा स्टॉक है, पहला मैकडॉवल था, दूसरा अगस्त एसबीआई, और एसबीआई अनिल जी रिजल्ट प्ले है। हमारा मानना है कि रिजल्ट बहुत अच्छे आएंगे, और ये ऑप्शन के थ्रू अनिल जी 1:1 का बुल स्प्रेड बनाना है। ओके 1:1 का बुल स्प्रेड है। अक्षर एक बार मैं लेवल्स आपको फिर से बता दूं, आप कंफर्म कर देना अगर सही है कि नहीं। 600 का कॉल खरीदना है 30-31 के पास, 650 का कॉल बेचना है 8 और 9 के पास, करेक्ट सर? बिल्कुल दीपांशु, परफेक्ट है। कॉस्ट इसकी आएगी 21-22 रुपए 6 फ्यूचर को, जस्ट बिकॉज कि इस तरह की मार्केट दीपांशु आज जो हो रहा है, आप बताओ कितने लोगों के स्टॉक कट गए होंगे डर के मारे के पता नहीं क्या हो गया। अगर ऐसे में हमने पुट्स ली होती तो दीपांशु कितना मजा होता, पार्टी कर रहे होते। क्या चीज? हाँ वही बात कर रहे हैं एसबीआई की और मार्केट की कि किस तरह से मूव आ रहा है, बट पहले भी कर लिया होता तो अच्छे मूव आए। बढ़िया है, ठीक है, अच्छा है, चलिए बढ़िया है। शुक्रिया आशु सर जुड़ने के लिए और अपनी कॉल शेयर करने के लिए, बाजार पर रिव्यू बताने के लिए। आइए श्रीकांत जी हैं अपनी कॉल के साथ तैयार, बिगुल उनके लिए बीटीएस डब्ल्यूटी। बताएं सर। यस, तो दीपांशु एक स्टॉक है जिसमें कुछ वीकनेस पैटर्न बना है, और अगर इसमें वीकनेस बना है तो इसके साथ अगर हम क्रूड के प्राइसेस को अगर कोरिलेट करते हैं तो वहां पे भी एक अच्छी खासी तेजी बनी है। हमें लगता है कि टायर स्टॉक्स में कुछ प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। आफ्टर वेरी लॉन्ग रन अप थोड़ा सा करेक्शन इनमें बन सकता है। अपोलो टायर्स को शॉर्ट करके चल सकते हैं जो 420 के करीब ट्रेड कर रहा है। इसका करेक्शन अगर आता है तो ये जो नेक्स्ट लेवल अचीव कर सकता है वो तकरीबन 405 से लेकर 400 के भी हो सकते हैं। तो करंट लेवल से अपोलो टायर्स को शॉर्ट करके चले, टारगेट 405 के रहेंगे, और स्टॉप लॉस जो रहेंगे वो रहेंगे एट 428। तो 428 का स्टॉप लॉस रखना है अपोलो टायर्स को शॉर्ट करने के। तो अपोलो टायर्स यहाँ पर आपको रखनी है नजर, ये काउंटर वीक दिख रहा है। इस बीच अनिल जी लॉरस लैब्स का स्टॉक देखिए सर, 3.5% नीचे था, वहां से रिकवर होते दिख रहा है। इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन इन्होंने अभी अपलोड करी है जहां पर वो कह रहे हैं कि इस साल के लिए हालांकि रेवेन्यू में 23% की उन्हें गिरावट दिखी है, बट इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में कंपनी ने लिखा है कि FY24 का जो ईयर है वो कंसोलिडेशन का रहेगा, किसी भी तरह की ग्रोथ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, बट
जो सेल्स आउटलुक था, रेवेन्यू आउटलुक था, उसे मेंटेन करा है। इन नंबर्स के बाद रेवेन्यू आउटलुक को घटाया नहीं है। ईयर ऑफ कंसोलिडेशन है, ज्यादा ग्रोथ नहीं आएगी, बट सेल्स आउटलुक ना, तो रेवेन्यू तो वैसे भी कितना ज्यादा घटा है, रेवेन्यू तो ज्यादा घटा नहीं, रेवेन्यू तो 23%, ऑपरेशनल ज्यादा घटा है। जो खराब आई परफॉर्मेंस, वो तो ऑपरेशनल लेवल पर खराब है। करेक्ट। प्रॉफिट का गाइडेंस कुछ भी नहीं दिया है। नहीं, एज ऑफ नाउ अभी तो नहीं बताइए क्या पढ़कर आए आप, जरा बताइए जल्दी से। इसमें जो इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में बोल रहे हैं वो ये चीज़ बोल रहे हैं कि ये ईयर ऑफ कंसोलिडेशन रहेगा और जो प्राइसिंग का प्रेशर है, शायद मार्जिन उसी वजह से दिक्कत आए, तो उसके लिए ये भी FY24 के लिए भी पूरा यही बोल रहे हैं कि जो प्राइसिंग हेडविंड्स हैं ARVs में या APIs में वो बनी रहेगी। तो प्राइसिंग का परेशानी बनी रहेगी। हाँ, ये प्राइसिंग हेडविंड्स FY24 के लिए पूरे के लिए ऐसा ही बोल रहे हैं। तो आई थिंक सेल्स गाइडेंस या रेवेन्यू गाइडेंस तो उन्होंने नहीं बदला है, बट मार्जिन्स पर जो प्रेशर आया शायद वो बने रहे, क्योंकि प्राइसिंग प्रेशर अभी भी यहाँ पर आपको बनते हुए दिख रहा है। चलिए, ये आपके लिए है। कुछ और भी जो भी डिटेल्स आती हैं कंपनी की तरफ से हम आपको बताएंगे, बट लॉरस लैब्स पर आप रखिए नज़र। कमजोरी इसमें दिखी थी, उसके बाद थोड़ी रिकवरी भी आई है इस समय। बट एक स्टॉक जिसमें बड़ी गिरावट आती हुई दिख रही है और वो है आपके लिए M&M। आज सुबह से ही थोड़ी कमजोरी है। कल बाजार बंद होने के बाद इन्होंने डिस्क्लोज भी किया था कि इन्होंने RBL बैंक में करीब 3.5% हिस्सा खरीदा है। वरुण से जानते हैं। वरुण, RBL बैंक में हिस्सा खरीदा है, 415 करोड़ की खरीदारी है फॉर अ कंपनी लाइक M&M। उतना बड़ा अमाउंट नहीं है, बट इतना बड़ा रिएक्शन क्यों आ रहा है बाजार की तरफ से? तो देखिए दिक्कत यह है कि क्लैरिटी नहीं है कि हिस्सा खरीदा क्यों है और आगे चल के इसका करने क्या वाले हैं। नो डाउट इन्होंने 3.5% के आसपास का हिस्सा खरीदा, 417 करोड़ के आसपास की जो इनका इन्वेस्टमेंट है वो इन्होंने किया। इन्होंने साफ कहा है कि ये हमारा इन्वेस्टमेंट है, ये हम कोई स्टेक खरीदना नहीं चाहते हैं। और साथ में ये भी कहा है कि आगे चल के 9.9% के आसपास का स्टेक जो है वहाँ तक भी हम लेके जा सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो बेसिकली मैपल के बाद ये दूसरे सबसे बड़े शेयर होल्डर्स होंगे। अब एनालिस्ट कम्युनिटी को इसको लेके दिक्कत ये है कि एक तो आपने ये 3.5% हिस्सा खरीदा क्यों, इन्वेस्टमेंट ही आपको करना था तो कहीं और कर सकते थे। आपको याद होगा कुछ समय पहले इन्होंने अपनी एक कैपिटल एलोकेशन पॉलिसी रखी थी, जिसमें इन्होंने कहा था कि जहां भी 18% के नीचे का इनका कहीं ना कहीं रिटर्न होगा वहां ये पैसा नहीं लगाएंगे। इसके चलते महिंद्रा CI में आपको याद होगा इन्होंने कुछ समय पहले अपना हिस्सा बेचा भी था। तो अब स्ट्रीट पे एनालिस्ट ये मान के चल रहे हैं कि उसी कैपिटल एलोकेशन पॉलिसी के जरिए इन्होंने शायद यहाँ पे जो हिस्सा है वो खरीदा होगा। लेकिन उसके बाद भी ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि इनकी कैपिटल एलोकेशन पॉलिसी जो है वो ऐसी कैसी है कि किसी बैंक में जाके हिस्सा खरीद रहे हैं। क्योंकि अगर किसी भी बैंक में हिस्सा 5% के ऊपर खरीदना है तो उसके लिए RBI का अप्रूवल लगता है। और RBL बैंक ने भी यही कहा है कि हमारे पास अब तक RBI की तरफ से भी या फिर किसी भी कंपनी की तरफ से कोई ऐसी एप्लीकेशन नहीं आई है कि 5% के ऊपर ये हिस्सा खरीदना चाहते हैं। और आपको याद होगा कुछ समय पहले वैसे भी जो इंटरनल वर्किंग ग्रुप था उन्होंने एक रिपोर्ट दी थी और उसके बाद RBI ने कहा था कि किसी भी घराने को दरअसल वो चाहते हैं कि किसी बैंक में बड़ा स्टेक नहीं रखने दिया जाए। तो इसके लिए कहीं ना कहीं इनकी जो एलोकेशन पॉलिसी है उसको लेके सवाल उठाए जा रहे हैं। हाँ, ये एक बात और कही जा रही है कि हो सकता है कि M&M फाइनेंस के साथ कोई स्ट्रैटेजिक टाइप करना चाहे ये लोग, इसके लिए इन्होंने हिस्सा खरीदवाया है। लेकिन अगर ऐसा होता तो M&M फाइनेंस खुद जाके हिस्सा क्यों नहीं खरीद रहा है और M&M के थ्रू क्यों खरीदवा रहा है? तो ये काफ़ी सारे सवाल है जो कहीं ना कहीं इस पूरे डील के ऊपर उठाए जा रहे हैं। और इसके लिए आप देख रहे हैं कि इस डील के बाद M&M भी गिरा, RBL भी गिर रहा है, क्योंकि पता नहीं आगे होगा क्या। कम से कम RBL के लिए एक अच्छी बात हुई, गिरने के लिए कोई साथ तो मिला। और अगर RBL जैसा छोटा सा मार्केट कैप वाला शेयर M&M जैसे इतने बड़े मार्केट शेयर वाले को गिरा पाए तो ये उसके लिए अपने आप में अचीवमेंट माना जाएगा। बिल्कुल नहीं माना जाएगा? बिल्कुल सही बात है। बढ़िया मजबूत फंडामेंटल वाला M&M जो मतलब ड्रीम रन चल रहा है। हम 850-900 रुपए से लगातार रिकॉर्ड करेंगे, ये स्टॉक 1500 हो गया। हम सोच भी नहीं सकते कि ये इस वजह से किसी दिन 6% घटेगा। कमाल ही हो गया। कोई इंटरनल ट्रिगर है तो समझ में आता है ये कहाँ से बात आ गई। ये एक्चुअली मैं कई बार बताऊँ कि इस मार्केट की यही खूबी और खासियत है। कभी भी तेजी और मंदी का ऐसा कारण निकल के आएगा जो आपके कभी सपने में भी नहीं सोच सकते। कभी आप ये नहीं सोचते कि M&M इस वजह से गिर सकता है, किसी बैंक में 3-3.5% स्टेक खरीदेगा इस वजह से 6% घट जाएगा। कैन यू थिंक? इम्पॉसिबल। इसीलिए मार्केट अनप्रेडिक्टेबल है, इसीलिए स्टॉक्स अनप्रेडिक्टेबल है कि आप सोच ही नहीं सकते। आप जो सोचते कि रिजल्ट ये होगा कि ये इसके साथ टाइप हो जाएगा, वो हो जाएगा, कोई अलग ही चीज निकल के आ जाती है। Exactly. एक जमाने में याद है आपको, एक बार वो सत्यम कंप्यूटर जब उड़ गया था तो टेक महिंद्रा, उस समय टेक महिंद्रा था, नाम क्या था? नहीं, महिंद्रा IT था ना। हाँ, कुछ तो था। तो उन्होंने खरीदने की कोशिश
वो घट गए, सत्यम तो गए गया, हाँ, महिंद्रा भी हाँ, गया। वो भी गया। Correct। तो कभी कभी ऐसे ही होता है कि किस चीज की वजह से क्या करेक्शन आएगा, यू नेवर नो। ओके, जैन साहब थोड़ी देर में आपको देंगे वेल्थ क्रिएशन, जैन साहब के जेम्स। जैन साहब चुपचाप बैठे हैं, उनको लगता है हम भूल गए होंगे। सुबह जैन साहब सुबह वादा किया था, याद है कि नहीं? यस बिल्कुल बिल्कुल अनिल जी। हाँ। एनालिसिस तो कल देखते हैं, आज अभी स्पेशल एनिवर्सरी पिक देने की इच्छा है जेम्स। इंतजार आपको तो करें सब जी, आपका नीचे जब तक टीज हो तब तक जल्दी से एक बार बिगुल निफ्टी के निशानेबाज नितिन मुरार का। बताएं सर। अनिल, डिस्क्लेमर के साथ है ये पुट ऑप्शन हमने अपने क्लाइंट्स को भी दी है। 19,650 की पुट ऑप्शन 18 की चल रही है। 19,650 की पुट ऑप्शन 18 की 0-0 ट्रेड है, 0 स्टॉप लॉस है और टारगेट इसके होंगे करीब 40 रुपये का। तो निफ्टी पर पुट ऑप्शन खरीदने की राय 18 रुपए की कॉस्ट के साथ, मैक्सिमम रिस्क यही है आपके लिए। और 40 से 50 की कॉस्ट का मतलब ये है कि 19,600 के आसपास आए निफ्टी तो ये भाव हो जाएगा, तब थैंक यू वेरी मच कर लीजिए। बिगुल कुणाल जी राकेश जी के लिए चार्ट कॉर्नर का, उसके बाद जैन साहब देंगे आपको एक बेहतरीन जेम 9:30 बजे वाला 3:15 बजे। इससे कि पहले कि पिक ऑफ द डे आए, उससे पहले एसीसी पहले आ चुका है। कुणाल जी और राकेश जी अपनी भावनाओं को लगाम दें और दीप बताएं आप एसीसी के नतीजे। अनिल जी, अगली बार से ना आप ये मत बोलना कि आफ्टरनून बिजी रहे, आप बस इग्नोर कर देना जैसे आप बोलते हो। नो प्रॉब्लम, जब जो हो जाए ठीक है। सांस लेने का भी टाइम नहीं मिला है सर। स्टैंड अलोन मुनाफा 222 करोड़ का है, बहुत ही खराब आया है। 308-309 करोड़ का अनुमान था, उसके सामने आपका मुनाफा सिर्फ 222 करोड़ का आया है। माफ कीजिएगा, 200 आई थिंक, हाँ, स्टैंड अलोन मुनाफा बढ़कर आया है, माफ कीजिएगा, 309 करोड़ का अनुमान था, बढ़कर आया है करीब 400 करोड़ से ज्यादा का आया। स्टैंड करेक्टेड मुनाफा बहुत ही बढ़िया आया है, 464 करोड़ का आपके सामने मुनाफा आया है। बहुत बढ़िया ग्रोथ आपको दिखा रहा है ये मुनाफे का आंकड़ा। 464 करोड़ का मुनाफा है, हमारा अनुमान 309 करोड़ का था। 222 करोड़ से बढ़कर ये मुनाफा आपका आते हुए दिखा है, तो बहुत ही बढ़िया ग्रोथ है ये मुनाफे में। आई स्टैंड करेक्टेड, बहुत ही बढ़िया ग्रोथ मुनाफे में आपको आती हुई दिखी है। आय भी देखिए बढ़कर आई है, 5,201 करोड़ की आय आई है। यहां पर हमारा अनुमान था 4,617 करोड़ की आय का, तो आय में भी शानदार ग्रोथ देखिए, ऑलमोस्ट फ्लैट 3-3.25% की आय की ग्रोथ का हम अनुमान लगा रहे थे, उसके सामने बढ़िया ग्रोथ का आंकड़ा है। तो रेवेन्यू लेड ग्रोथ आपको आती हुई दिख रही है और इसका असर ऑपरेशनल बेसिस पर भी आया। 770 करोड़ का आपको कामकाजी मुनाफा आते हुए दिख रहा है, हमारा अनुमान 528 करोड़ के मुनाफे का था। बहुत ही बढ़िया ग्रोथ है अनिल जी, 425 करोड़ का कामकाजी मुनाफा 770 करोड़ पर आपको आते हुए दिखा है। तो ऑपरेशनली बढ़िया नंबर्स हैं, रेवेन्यू लेड ग्रोथ आती हुई दिखी है, मुनाफे का आंकड़ा आपके लिए शानदार आते हुए दिखा है। मार्जिन देखिए सर, 9.5% के मार्जिन ऑलमोस्ट 15% पर आते हुए दिखे, 11.5% का अनुमान था। सीमेंट कंपनी सर ऑलमोस्ट 15% के मार्जिन दे रही है, ये बड़ा आंकड़ा आते हुए दिख रहा है। बहुत ही बढ़िया नंबर है सर एसीसी की तरफ से, नंबर्स अच्छे आते हुए दिखे। हालांकि स्टॉक में रनअप भी काफी हुआ है, लेकिन इसके बावजूद अच्छे नंबर है, ऐसे नंबर्स जो कि बाजार को पसंद आने लायक। हरे निशान में एसीसी। एसीसी के चार्ट्स पर एक बार जरा श्रीकांत जी से राय ले ली जाए। श्रीकांत जी, एसीसी 1940 आप चार्ट्स देखकर तैयार रखें, जब तक मैं थोड़ा होके आता हूं कुणाल जी राकेश जी के पास। पिक ऑफ द डे बताएं सर। अनिल जी देखिए, पिक ऑफ द डे नहीं है अनिल जी, ये पिक ऑफ द सीरीज मान करके इसको चलिए। और अनिल जी खरीदारी की हमारी राय है, खरीदना है ग्रैनुअल्स, तो ग्रैनुअल्स पर खरीदारी की राय है। पहले भी अनिल जी मैंने और राकेश जी ने खरीदारी की राय दी है इस पर, और उसकी वजह यह है कि इस चार्ट पर एक बहुत ही शानदार डबल बॉटम पैटर्न बना है। अगर इसके वीकली चार्ट्स देखे जाएं तो पैटर्न आपको साफ नजर आएगा, और इसका ब्रेकआउट आज बहुत डिसाइसिवली चार्ट्स पर देखने को मिल रहा है, और वो भी ऐसे दिन जब बाजार में अदरवाइज कमजोरी है, तो ये इसकी ताकत का परिचय है। तो मौजूदा स्तरों पर बाय करने की राय है। ओवर टू राकेश जी। अनिल जी, बेहतरीन टेक्निकल स्ट्रक्चर है, नीट क्लीन क्लियर रिवर्सल, नीट क्लीन क्लियर ब्रेकआउट है। फ्यूचर में ना लेने की राय है, अपनी क्षमता अनुसार डिलीवरी लें। 300 रुपए का क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस। पिक ऑफ द सीरीज है 400 प्लस के टारगेट के लिए। ग्रेन्यूल्स है हमारा पिक ऑफ द सीरीज। और अनिल जी लास्ट सीरीज में मैंने पिक ऑफ द सीरीज दिया था अरविंदो फार्मा, वो भी चल रहा है। और अनिल जी 1 मिनट का समय और लूंगा। आरबीएल बैंक पर आप बात कर रहे हैं अनिल जी, देखिए वो महिंद्रा एंड महिंद्रा की कहानी अलग है, बट जब आरबीएल बैंक पर ये गवर्नमेंट का डायरेक्टर वगैरह नॉमिनी हुआ था, काफी पैनिक था अनिल जी। ट्विटर पर भी लोग आपसे पूछ रहे थे क्या करें, अकाउंट बंद करें, पैसे को निकालें।
तो उस समय अनिल जी मैं अच्छे से याद है मेरे को, आप सुबह 8 बजे से चालू हुए थे और दिन भर आप बोल रहे थे कि अकाउंट में कोई दिक्कत नहीं है, और आज देखो तो अनिल जी M&M उसके अंदर स्टेक ले रहा है। तो जिन्होंने अनिल जी सुन के होल्ड करा हुआ उनको तो आज शांति मिल रही होगी। बात तो सही है आपकी, बिल्कुल ठीक बात है। तो ये है आपके लिए बंसल जी की तरफ से पूरा का पूरा अपडेट भी और ग्रेन्यूल्स पिक ऑफ द सीरीज भी। आइए जैन साहब तैयार है, जैन साहब तैयार है, जरा दिखाइए जैन साहब। अन्य देखना क्या होता है, सुबह 9:30 बजे देखना होता है, आज तो 2 बजे से जेम्स के लिए तैयार है। जैन साहब के लिए एक बुल 3री वर्षगांठ जेम्स की स्पेशल पिक। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जैन साहब बताएं सर। बिल्कुल, आज का जो पिक है, थैंक यू सो मच अनिल जी फॉर द अपॉर्चुनिटी, और 3री वर्षगांठ की एक स्पेशल पिक लाया हूं। बट अगेन इसमें एक चीज मैं बता दूं, 20 माइक्रॉन्स लिमिटेड, और ये कंपनी भी बहुत सालों से मेरे रडार पे थी, बट इसमें एक चीज थी कि इसमें 20 माइक्रॉन्स, अगेन हाँ मैं भाव बता देता हूँ, 120 वाला अनिल जी है, और सुबह आज आपने बोला था, तो सर्टेनली इसमें कुछ दिनों से सर्किट का इशू था, 5% का सर्किट वाला स्टॉक है, इसलिए मैं नहीं ला रहा था। बट फिर भी मुझे लगा कि ये कंपनी बहुत बढ़िया है, वैल्यूएशंस के लिहाज से बहुत बढ़िया है, रिजल्ट्स बहुत बढ़िया है। अब देखिए ये पायनियर्स है इंडस्ट्रियल मिनरल्स में, और एक अच्छा खासा बिजनेस इंफ्रास्ट्रक्चर लेके बैठी हुई कंपनी, और ऑर्गेनाइज्ड मतलब ये लोगों ने ऑर्गेनाइज्ड कॉन्सेप्ट जो होता है माइक्रोनाइजेशन का वो लेके आए। और सबसे बढ़िया बात, उससे भी बढ़िया बात, इंडिया के लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है व्हाइट मिनरल्स के, अल्ट्रा फाइन इंडस्ट्रियल मिनरल्स के और स्पेशलिटी केमिकल्स के। और कंपनी के देखिए 9 करीब प्लांट्स है अक्रॉस गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तराखंड, ऐसे करके इनके 9 प्लांट्स है, और अच्छा खासा R&D पे भी इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर बना रखा है। दूसरी बात है, करीब 140 से 50 डीलर्स है अक्रॉस इंडिया, और कंपनी ने कुछ स्ट्रेटेजिक जेबी भी किया है जर्मन की एक फर्म के साथ, जहां पे ये लोग कुछ माइक्रोनाइज्ड मिनरल्स बेच सके। फिर कंपनी का और भी फोकस है और भी डेवलपमेंट्स के ऊपर। फिर मैं इनके नोट्स भी देख रहा था, रेटिंग्स देख रहा था, तो क्रेडिट रेटिंग्स भी बढ़िया है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इन्होंने डेट्स को कम किया है पिछले कुछ सालों में, रिजर्व्स बढ़े हैं। तो अब मैं वैल्यूएशंस पे आता हूं, तो वैल्यूएशंस भी बहुत सस्ते हैं, 9 साढ़े 9 के पी मल्टीपल पे स्टॉक है, और 19-20 का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, 20% का प्रॉफिट की कैगर है 3 साल की पिछले। और सबसे बढ़िया बात है, हाईएस्ट एवर टॉप लाइन किया इन्होंने क्वार्टरली, हाईएस्ट एवर बॉटम लाइन किया क्वार्टरली, और टीटीएम बेसिस पे भी हाईएस्ट एवर टॉप लाइन और बॉटम लाइन दोनों। तो यानी कि 13 करोड़ का पैट था जून 2022 में, उसके सामने 15 करोड़ का पैट है, मार्जिन भी बढ़ के आया है, और प्लस में बाकी इनकी कैश फ्लोज देख रहा था तो वो भी बहुत बढ़िया लग रहे हैं, बैलेंस शीट काफी मजबूत लग रही है। तो आई फील कि स्टॉक को बिल्कुल लेना चाहिए। सर्किट पे भी है, कोई दिक्कत नहीं है, नीचे आए तो नीचे आने पे इसको एक्यूमुलेट करने की कोशिश कीजिए। आज 120-22 के लगभग है, 100 से लेकर 105-110 के रेंज आए तो बिल्कुल स्टॉक को एक्यूमुलेट करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। और मैं देख रहा था प्रोमोटर्स का बैकग्राउंड बहुत स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड है, क्वालिफाइड मैनेजमेंट है, मतलब बाहर से पढ़े हुए, रेप्यूटेड कॉलेज बिजनेस स्कूल से और इंजीनियरिंग की हुई, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, 2 ब्रदर्स। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि स्टॉक को इन लेवल्स पे ले, 140-150 के टारगेट के लिए। ओके, तो ये है आपके लिए 20 माइक्रॉन्स, इस पर करके चलें खरीदारी। जैन साहब की तरफ से 3 ईयर एनिवर्सरी स्पेशल पिक 140-150 के टारगेट आएंगे इस पर। आइए कैश का ऑप्शन जय ठक्कर है हमारे साथ तैयार, करते हैं उनका स्वागत। गुड आफ्टरनून जय, स्वागत है आपका। एक्सपायरी के लिए बस कुछ ही मिनट बाकी है, बताएं क्या व्यू है इस समय। बिल्कुल दीप, नेक्स्ट वीकली एक्सपायरी का मैं कॉल ऑप्शन सजेस्ट कर रहा हूँ निफ्टी का, दैट वुड बी एट ऑफ 19,800। ये आपको मिलेगा अभी 79 पर, तो 79 पर खरीदे 19,800 का कॉल ऑप्शन दीप निफ्टी का। एंड 3 अगस्त की एक्सपायरी का, यहाँ पे आपको जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा डेट वुड बी एट 36 पर आप एक स्टॉप लॉस लगाइए। एंड टारगेट ऊपर में जो निकल कर आ रहा है इसका दी, पहला 130 रुपये का रहेगा, दूसरा टारगेट रहेगा 154 का। सो 130-154 ये 2 टारगेट्स के लिए खरीदे। सो ओवरऑल ट्रेंड साइडवेज तो डेफिनेटली हो चुका है मार्केट में, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में ही दी। रेंज मुझे जो लग रही है वो 19,550-600 से 19,800 की लग रही है। तो अगर कोई डिप आया भी कल के ट्रेडिंग सेशन में
आई थिंक शुड बी यूटिलाइज एज ए बाइंग अपॉर्चुनिटी, अदरवाइज अगर ऊपर खुलता है तो डेफिनेटली नो प्रॉफिट होगा। बट ये जो स्टॉप लॉस मैंने दिया है वो कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए क्लोजिंग बेसिस पे रखे, बिकॉज पूरा हफ्ता है, तो आई थिंक विद द क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस वन कैन बाय 19,800 कॉल 3 अगस्त की एक्सपायरी का। 19,800 की कॉल 3 अगस्त की एक्सपायरी की खरीद कर चलें, ये है आपके लिए जय ठक्कर की तरफ से राय आती हुई इस समय। 19,650 के करीब जी सपोर्ट ले लिया है निफ्टी और संभला हुआ है। बैंक निफ्टी भी निचले स्तरों से 150 पॉइंट से ज़्यादा की रिकवरी इस समय दिखा रहा है। तो आपने जो कहा था उस समय स्ट्रैटेजी से अब बेचने का वक्त नहीं है, वहाँ से फ्रेश गिरावट नहीं है, बाजार थोड़ा संभले ही है, हल्का सा वहाँ से संभलते हुए 50-75 पॉइंट निफ्टी रिकवर हुआ है और बैंक निफ्टी करीबन 150 पॉइंट रिकवर होता हुआ दिखा है। बढ़िया एक्शन होता हुआ दिखा है। ये एक्शन को आगे बढ़ाते हैं। पिक ऑफ द डे, वैसे तो कल पिक ऑफ द सीरीज है बनता है, लेकिन हाँ बिल क्लोजिंग वाले में पिक ऑफ द डे या पिक ऑफ द सीरीज जो भी आप मानना चाहें बिल्कुल बजा दें। हिमांशु गुप्ता जी भी तैयार है, ठीक उसी तरह से तैयार है जैसे कुणाल जी और राकेश जी तैयार हुए थे। बिल्कुल हिमांशु जी बताएं सर। जी अनिल जी थैंक यू। अनिल जी पहले तो एक छोटा सा अपडेट था, कल एसीसी में खरीदारी की सलाह दी थी 1830-40 के लेवल पे जब ब्रेकआउट आया था, और स्पेसिफिकली मेंशन किया था कि 2,000 रुपये तक का मूव 1 से 2 दिनों में आता हुआ नजर आ सकता है। और अभी जैसे नंबर्स आए हैं तो वो व्यू कंफर्म होता हुआ नजर आ रहा है। मुझे लगता है कल तक एसीसी में 2,000 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। अब अनिल जी पिक ऑफ द सीरीज, पिक ऑफ द डे, पिक ऑफ द वीक है हीरो मोटोकॉर्प, जो कि एक बड़ी मूव के लिए तैयार है। एक अच्छा मूव देखने को मिला था काफी दिनों पहले, उसके बाद एक साइडवेज कंसोलिडेशन जो कि फ्लैग फॉर्मेशन में बनता हुआ नजर आया, वो कहीं ना कहीं पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। और स्टॉक ने अटेम्प्ट किया था ब्रेकआउट का 2 दिन पहले, पर शायद एक्सपायरी के चलते, एक्सपायरी प्रेशर के चलते वो मूव फेल होता हुआ नजर आया। अब मुझे लगता है कि ये जो अप मूव है वो कंटिन्यू हो सकता है, तो हीरो मोटोकॉर्प में खरीदारी करके चलने की सलाह है। 3,140-145 के करंट लेवल्स हैं, 3,090 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना है। 3,300 और 3,450 ये 2 टारगेट्स के लिए हीरो मोटोकॉर्प रहेगा इस सीरीज के लिए पिक ऑफ द सीरीज। 3,300 और 3,450 के टारगेट के लिए हीरो मोटोकॉर्प में करें खरीदारी। ये राय अगली सीरीज के लिए आती हुई हिमांशु जी की तरफ से, वो सीरीज जो कल से होगी शुरू। बिरला सॉफ्ट, इस स्टॉक में दिख रहा है भरपूर एक्शन, और ये एक्शन क्यों दिख रहा है इसकी वजह बताने के लिए कुशल हमारे साथ हैं तैयार। कुशल आप अभी बताएंगे कि 2:30 बजे की स्ट्रेटजी के बाद सॉरी 3:20 की स्ट्रेटजी के बाद? सर आप कर लीजिए। तो फिर आप भी बताइए। जी देखिए इसमें 4-5 भाई आपने ये बताया नहीं नूपुर को क्या सर? ट्रिगर में? हाँ रह गया आज का मैच का ट्रिगर आपने बताया नहीं नूपुर को? सर वो तो इंक्लूड होगा। नहीं था। हाँ तो अभी बता देता हूँ। मैं बता देता हूँ अभी पहले बिरला सॉफ्ट। हाँ तो बिरला सॉफ्ट में 4-5 बड़े कारण मेरे को नजर आए इनके जब नंबर्स आए। तो यहाँ पर सबसे पहले तो जो कांस्टेंट करेंसी टर्म्स में रेवेन्यू ग्रोथ आता हुआ दिखा वो 1.4%। अगर आप इन्वा केयर वाला जो रिसीट्स है $2 मिलियन का उसको एक्सक्लूड करेंगे तो वो आता हुआ दिख रहा था। 1% का हमारा अनुमान था। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ है मार्जिन, 13.6% पर मार्जिन आए हैं, 12.5% का अनुमान था। एंड जो 2 बड़े वर्टिकल्स हैं इनके, वहाँ पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर अच्छी ग्रोथ आती हुई दिखी है। अगर आप BFSI ट्रेंड देखेंगे तो टेक महिंद्रा 3-3.25% गिरता हुआ दिखा है, एम्फेसिस में 9% तक की क्वार्टर ऑन क्वार्टर गिरावट थी, विप्रो में 4-4.5% का फॉल आपको इनके जो BFSI स्पेस है उसमें आता हुआ दिखा। यहाँ पर ऑन द कॉन्ट्रेरी 4.1% की क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ आई है, जो कि 20% इनके रेवेन्यू में कंट्रीब्यूट करता है। मैन्युफैक्चरिंग सबसे बड़ा वर्टिकल, करीबन 40.7% रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन है, 4.6% की ग्रोथ यहाँ पर भी देखने को मिली। तो वर्टिकल लेवल पर अच्छी ग्रोथ आती हुई दिखी, ये पहली ये बात है। और दूसरी हेड काउंट एडिशंस होते हुए दिखे हैं। ऑन द कॉन्ट्रेरी अगर आप बाकी IT कंपनियों में दिखेंगे, जहाँ पर टेक महिंद्रा, LTM एंट्री, HCL टेक, विप्रो, ये सभी में क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर आपको कर्मचारियों का जो कुल काउंट है वो गिरता हुआ नजर आया है। तो डिक्लाइनिंग ट्रेंड है, यहाँ पर पॉजिटिव ट्रेंड है, 42 एम्प्लॉइज ऐड होते हुए नजर आए हैं। तो ये भी बड़े फैक्टर्स हैं जिस वजह से ये लग रहा है कि बिरला सॉफ्ट जो प्रदर्शन आया है इस तिमाही में वो काफ़ी बेहतर है अन्य IT कंपनी के मुकाबले, और इसी वजह से यहाँ पर तेजी है। तो IT में बहुत कम आउट परफॉर्मर्स आपको आते हुए दिख रहे हैं, बट आज डेफिनेटली बिरला सॉफ्ट स्टैंड आउट कर रहा है। अगेन देखिए 6% की मूव आई है नतीजों के बाद इस काउंटर पर। आइए कुछ कॉल्स लेनी है एक्सपर्ट्स के साथ, बट उससे पहले अनिल जी की स्ट्रैटेजी ले लेते हैं 3:20। सर ग्लोबल पिक्चर में तो कुछ भी नहीं बदला है।
बढ़िया मूव आपको नैस्डैक फ्यूचर्स में दिख रही है मेटा के नंबर्स के बाद। 200 पॉइंट ऊपर है नैस्डैक फ्यूचर्स, 50 पॉइंट ऊपर डाउ फ्यूचर्स, S&P फ्यूचर्स भी आपको आधे % से ज़्यादा की मूव दिखा रहे हैं। तो आज अमेरिका में देखते हैं कैसा सेशन आता है। अगर लगातार 14वें दिन तेज़ी आपको डाउ में दिखती है, यानी यूरोप के बाजार भी अच्छे मूड्स में 1 से 1.5% की तेज़ी, रुपया 5 पैसे मजबूत है। आज ECB की पॉलिसी आने वाली है, साथ ही US का Q2 GDP डेटा आने वाला है, तो थोड़ा डेटा डिपेंडेंट पॉलिसी डिपेंडेंट मूव्स भी ग्लोबल मार्केट्स दिखा सकते हैं। क्या करना है सर एक्सपायरी से पहले? दीप वैसे तो ऊपर आ ही चुका है जिन लेवल से इसको घूमना चाहिए। हमने बोला भी 2 बजे कि अब यहाँ पर लेने का वक्त है, 2:30 बजे ये बात हुई, अब यहाँ पर बेचने का वक्त नहीं। तो 19,600-625 के आसपास घूमा है और बैंक निफ्टी भी आप देखिए 45,750-800 तक का जो टारगेट था लगभग आ चुका है। अभी वैसे तो आपको शॉर्ट काट लेनी चाहिए थोड़ी बहुत और खरीदारी भी हल्की फुल्की कर सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम है कि आपकी एवरेज क्लोजिंग आएगी थोड़ी और नीचे, क्योंकि आखिरी 15 मिनटों में भागे तो आपकी एवरेज क्लोजिंग बैंक निफ्टी की 45,700 के आसपास या थोड़ी नीचे आएगी, निफ्टी की 19,650 के आसपास ही आएगी। तो इसलिए अब आप ओवरनाइट रिस्क लेना चाहें तो थोड़ा बहुत ऑप्शन खरीद सकते हैं, अदरवाइज आपकी लॉन्ग पोजीशन है तो आप होल्ड करके कैरी करके जाएं, कोई चिंता की बात नहीं। अभी तो जो मार्केट डाउ का ये माहौल दिख रहा है, फ्रेश कोई ना बनाए, लेकिन है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ओके, ये है आपके लिए राय अनिल जी की तरफ से। फ्रेश पोजीशन नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, एक्शन में ये काउंटर दिख रहे हैं। आइए कुछ कॉल से तैयार, बैक टू बैक बिगुल्स आने वाले हैं। पहला बिगुल मेहुल जी के लिए, BTSWT। बताएं सर। दीपांशु जी, एक ट्रेड है बाय के लिए, वो है बायोकॉन ऐसा लग रहा है कि ये सीरीज जो अगस्त सीरीज है उसमें आउट परफॉर्म कर सकता है, जिस हिसाब से ऑरो फार्मा, ग्लेनमार्क, सिप्ला चले हैं। बायोकॉन की अब बारी है, 255 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है कैश में। 243 के स्टॉप लॉस से इसको बाय किया जा सकता है पोजिशनल बेसिस पे। इसका टारगेट रहेगा 280 का ऑन द अपसाइड। ओके, तो 280 के लेवल्स के लिए, 280 माफ कीजिएगा, इसके लेवल्स के लिए खरीदारी करें। एक बिगुल श्रीकांत जी के लिए भी BTSWT का। बताएं सर। बिल्कुल, तो दीपांशु मुझे लग रहा है कि जितने भी रियल एस्टेट स्टॉक्स हैं उनमें वापस रिन्यूड इंटरेस्ट बना हुआ है। कल के दिन में हमने शोभा डेवलपर्स में तेजी देखी थी, आज DLF में तेजी देखी है और हमें लगता है कि शायद लोढ़ा डेवलपर्स, मैग्रोटेक डेवलपर्स जो 725-726 के करीब ट्रेड कर रहा है, हमें लगता है कि यहाँ पे एक साइडवेज कंसोलिडेशन बन रहा है और टाइट रेंज कंसोलिडेशन के बाद एक अच्छा ब्रेकआउट बन सकता है। तो 750 से लेकर 770 के टारगेट नजर आते हैं। करंट लेवल से लोडा डेवलपर्स को लॉन्ग करके चले 725 में और स्टॉप लॉस यहाँ पे रखे 710 रुपए का। 710 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी करनी है मैक्रोटेक डेवलपर्स में आपके लिए। भारत फोर्ज, इसको पुल अप करिए और बढ़िया खबर भारत फोर्ज के लिए आपको आती हुई दिख रही है। इन्हें एक लाइसेंस मिलते हुए दिखा है होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गृह मंत्रालय की तरफ से। आर्म्स रूल्स के तहत ये लाइसेंस मिला है, यानी कि आगे जाकर अगर कोई भी आर्म्स रिलेटेड, वेपन्स रिलेटेड डिफेंस के ऑर्डर्स आते हैं तो भारत फौज उन ऑर्डर्स में हिस्सा ले सकता है। बड़ी खबर आ रही है। भारत फौज, यूजुअली आप इसे ऑटो एंसिलरी के तौर पे जानते हैं, बट इनका एक साइजेबल डिफेंस कारोबार भी है, कुछ अच्छी इंटरनेशनल पार्टनरशिप्स भी हैं और अब इन्हें स्मॉल आर्म्स एंड एम्यूनिशन के लिए लाइसेंस मिल गया है। तो आगे कुछ भी ऑर्डर्स अगर सरकार की तरफ से इस स्पेस के आते हैं तो भारत फोर्ज इन ऑर्डर्स के लिए एलिजिबल हो जाता है। बड़ी खबर आती हुई दिख रही है इनके डिफेंस कारोबार के लिए और इसलिए आप इमीडिएट स्पाइक भी आते हुए दिख रहे हैं। 2% ऊपर भारत फोर्ज इस समय आपको ट्रेड में आते हुए दिख रहा है। तो आत्मनिर्भर भारत के तहत एक बड़ी खबर डिफेंस प्रोग्राम के लिए और उससे भी बड़ी खबर भारत फोर्ज के लिए जो अब इन ऑर्डर्स के लिए एलिजिबल हो गया। स्मॉल आर्म्स के मैन्युफैक्चर के लिए लाइसेंस मिल गया। बेसिकली बड़ी खबर आती हुई दिख रही है भारत फोर्ज के लिए वाकई में कि आगे भविष्य में जितने भी भारत की जो डिफेंस प्रोग्राम्स होंगे जिसमें वो हथियार जो भी भारत सरकार लेना चाहती है, भारतीय सेना लेना चाहती है, उसमें ये पार्टिसिपेट कर पाएंगे। और गृह मंत्रालय से इन्हें आर्म्स रूल्स के तहत ये लाइसेंस मिल चुका है। तो ये बड़ी खबर लंबे समय बाद आया और ये एक ऐसा स्टॉक है दिग्गजों में जिसने इस पूरी तेजी में भाग लिया नहीं थी, पार्टिसिपेट किया नहीं। तो ये इसके लिए बड़ी खबर और अच्छी खबर आती दिखती है। तो भारत फौज के लिए बढ़िया खबर मानी जाएगी, इसमें कोई डाउट ही नहीं। तो मजबूत खबर है। 908 रुपये, वाओ, 3.5% का बड़ा मूव आता हुआ दिखा इस खबर के बाद। आजकल तो डिफेंस के नाम पे स्टॉक जिस तरह से चलते हैं आप समझ ही सकते हैं कि किस तरह की तेजी डिफेंस के नाम पर शेयरों में होती है। तो जल्दी से एक बार भारत फौज के चार्ट्स पर राय ली जाए। यस सर, बिल्कुल।
वागे साहब, आपसे राय लेना चाहूंगा भारत फोर्ज, जरा एक बार इसकी चार्ट देख लें। इस खबर के बाद इमीडिएट स्पाइक आया 3% ऊपर 904 के लेवल पर। दीपांशु, पैटर्न भी बहुत अच्छा है। मैं तो कहता हूँ ये लेवल पे भी लेके जाए, अगर आपका व्यू पोजिशनल है तो 908, 910 में भी अभी 914-15 है, और अगर नीचे आता है 900 तक तो ऐड करे। पोजिशनल व्यू अगर लेते हो, इसमें एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न बना है, तो ये सीधे 100 रुपए के अपसाइड की मैं बात करूंगा। अगेन 1-2 दिन का व्यू नहीं है, 10, 12, 15 दिन मेरा 1020, 1030 का टारगेट होगा, और आपका स्टॉप लॉस लगभग 880 का होना चाहिए। 1000 के लेवल सब क्रॉस करेगा। पोजिशनल बेसिस पर रखिए नजर भारत फोर्ज। शो का समापन होने वाला है, जल्दी से कॉल्स हैं। जय, आपकी तरफ से अपनी कॉल दे दें बिना बिगुल के, फिर सुमित जी के पास जाएंगे। जय, बताइए। बिल्कुल नवदीप, 1740 की कॉल खरीदे अगस्त सीरीज की। टाटा कॉम का 1740 का कॉल 70 रुपए 20 पैसे पर ये ट्रेड कर रहा है, इसको खरीदे। मैंने टाटा कॉम फ्यूचर्स भी कल दिया था, उसमें एक अच्छा ट्रेड देखने मिला। टारगेट्स ऊपर में दीप 95 से 110 के देखने मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस यहाँ पे जो लगाना होगा वो रहेगा 54 का, 54 का। ओके, सुमित जी आप बताएं सर, आपकी कॉल। दीपांशु, बाय का स्टॉक रडार पे आया है। स्टॉक का अभी भाव चल रहा है 453 रुपए। स्टॉक का नाम है अंबुजा सीमेंट। अंबुजा सीमेंट के अंदर यहाँ से ऊपर का मूव देखने को मिलना चाहिए। 440 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। 470, 480 ये लेवल ऊपर में देखने को मिल सकते हैं। खरीदारी करें अंबुजा सीमेंट करें। और एसीसी की कमेंट्री में लिखा भी है कि एबिटा इंप्रूवमेंट जो इनकी तरफ से आया है वो कॉस्ट रैशनलाइजेशन मेजर्स की तरफ से आया है, यानी कि वो अपने खर्च कंट्रोल कर पाए हैं और वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। एसीसी की कमेंट्री की मैं बात कर रहा हूं, वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आगे भी इसी का इन्हें फायदा मिलेगा। तो एसीसी के बढ़िया नंबर्स के बाद अब अंबुजा पर भी रिएक्शन देख रहे हैं। और भारत फोर्ज पर भी रखिए नजर। डिफेंस कारोबार का फिलहाल योगदान करीब 10% का आता है इनके रेवेन्यूज में, आने वाला है। पिछले साल 2% का था, जहां से कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है 10% का इस साल हो जाएगा, और FY26 तक 20% का डिफेंस कंट्रीब्यूशन आना चाहिए। तो ये जो खबर आई है बहुत ही बड़ा पॉजिटिव स्टेप है भारत फोर्ज का इस डायरेक्शन में। क्लोजिंग की तरफ एक्सपायरी होने वाली है। वैसे तो सीरीज में काफी एक्शन दिखा, नए हाईज भी दिखे, 20,000 के करीब आप ऑलमोस्ट आए, बट आज थोड़ी कमजोरी है। 19,700 के आसपास निफ्टी एक्सपायरी के लिए तैयार है। बैंक निफ्टी 45,770, निचले स्तरों से बढ़िया रिकवरी रही है, बट थोड़ा सुस्त दिन रहा है। तो कल की रिकवरी के बाद आज बाजार थोड़ा सुस्त है, हालांकि डेज लो से अच्छी रिकवरी के साथ बंद होते हैं। जो दीप हमारा टारगेट था 2:30 बजे 100 पॉइंट ऊपर का 19,700 और 45,800 आपको बैंक निफ्टी पर हो गया, तो एब्सोल्यूट लेवल्स पर आ गया। तो आखिरी 1 घंटे में शॉर्ट नहीं करने की स्ट्रेटेजी, इनफैक्ट निचले स्तरों पर खरीदारी की स्ट्रेटेजी तो काम कर गई। बिल्कुल, चलिए देखते हैं अब आगे कल क्या होता है। फिलहाल 50 पॉइंट ऊपर डाउ फ्यूचर्स और 200 पॉइंट ऊपर नैस्डैक फ्यूचर्स है आपके लिए क्लोजिंग बेसिस पे। जो क्लोजिंग आएगी थोड़ी नीचे आएगी, 19,650-675 की रेंज में आएगी बैंक निफ्टी की, और बैंक निफ्टी की क्लोजिंग मेरे ख्याल से 45,675-700 के आसपास आएगी। थोड़ी नीचे क्लोजिंग आने की संभावना आपको दिखेगी, क्योंकि पिछले आखिरी कुछ मिनटों में ही तेजी से बाजार भागे हैं। आज है गुरुवार, और हर गुरुवार को हमारे एक्सपर्ट्स बाजार बंद होने के बाद भी रिलैक्स हो नहीं पाते। तनाव रहता है, और तनाव आता है, तनाव रहता है कि कुछ ना कुछ और अभी अलर्ट रहना है, सावधान रहना है। लेकिन ये अलर्टनेस ही उनका तनाव दूर करती है। अभी तो अलर्ट है, कुछ ना कुछ नोट करना है। करेक्ट। और नोट करने के बाद ये देखो जैन साहब क्या कलम दिखा रहे हैं आप? Pen is mightier than sword. ओहो, ये कहाँ, किसने पढ़ाया ये? ये जर्नलिज्म में है। वाह क्या बात है, जोरदार डायलॉग मारा है। तो जैन साहब की तलवार उनके हाथ में है, और अब वो उस तलवार से लिखने के लिए तैयार है। कौन कौन सी है वो दमदार स्टोरी जो आज हमारे इस विशेष कार्यक्रम में गुरुवार की शाम को जो आपको दिखाया जाता है। बात दुनिया की, दुनिया भर से बहुत ही बेहतरीन और दिलचस्प कहानियां हमारी टीम ढूंढ कर लाती है, पूरे हफ्ते भर की आपको दिखाई जाती है। आमतौर पर ये सारी कहानियां ऐसी होती है जो न आपने कभी देखी है, न कभी आपने सुनी है, न कहीं आपने पढ़ी है, और इसीलिए इन कहानियों को इस शो में जगह मिलती। तो आइए इस हफ्ते का एक बार आपको दिखाने जरा सा प्रोमो, और उसके बाद जानेंगे किसको क्या और क्यों पसंद आया है। बात दुनिया की में इस बार देखिए दुनिया भर की हैरान कर देने वाली खबरें। दिखाएंगे आपको एक अनोखी झील जहां कोई डूबता ही नहीं। जानिए क्या हुआ जब छत पर बैठी महिला पर गिरा अंतरिक्ष का उल्का पिंड। लीजिए स्वाद एक ऐसे पिज्जा का जो बेक हुआ है ज्वालामुखी की धधकती आग में।
तैयार रहिए, क्योंकि आ रहा है दुनिया के किसी भी कोने में सिर्फ 2 घंटे में पहुंचाने वाला सुपरसोनिक विमान। और बताएंगे जापान जाने के लिए अब क्यों नहीं होगी कपड़ों की जरूरत। देखिए बात दुनिया की आज शाम 4:26 पर सिर्फ जी बिजनेस पर। ऐसी झील जिसमें कोई डूबता नहीं, उल्का पिंड किसी महिला पर गिरा, कहां से, क्यों, कैसे, और पिज्जा बनाया और पकाया गया है ज्वालामुखी की आंच पर। ऐसा विमान जो 2 घंटे में दुनिया में आपको कहीं भी पहुंचा सकता है। जापान कपड़ों के बगैर आप जा सकते हैं। ओहो, जय ठक्कर पहले से तैयार है। लगता है जय ज्वालामुखी वाला पिज्जा ही खाना चाहते हैं। जय बताइए। अनिल जी बिल्कुल, अनिल जी वो 2 घंटे में जो पहुंचा था अनिल जी, वहां पे वो प्लेन में बैठकर अनिल जी वो पिज्जा खाने जाऊंगा अनिल जी, बिल्कुल, और सबको लेकर भी जाऊंगा अनिल जी। अनिल जी, और एक और चीज वो काम में ये आ जाएगा अनिल जी, 2 घंटे तो कांदिवली से दादर आने को लग जाते हैं अनिल जी। मुंबई में है तो मेरे ख्याल से 2 मिनट में पहुंचा देगा। तो बैठे गया, निकले, उतरे गया, तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। लेकिन लैंड करेगा कहाँ? वो तो सब ठीक है, लैंड करने के लिए भी तो जगह चाहिए। वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर, जहाँ पर सिर्फ गाड़ियाँ होती नहीं करता हाँ। तो चलिए ये इंटरेस्टिंग चीजें तो, लेकिन दोनों का कॉम्बिनेशन देखिए, 2 घंटे में विमान में बैठ के पिज्जा खाने, 4 घंटे में वापस। ये है जय की पूरी अच्छी स्ट्रैटेजी। और किसी को कोई स्टोरी पसंद आई तो बताएं, और नहीं तो फिर हम देश को आगे बढ़ाएं। जी जैन साहब। तो ये जो वोल्केनिक पिज्जा तो खाना, ये वोल्केनिक पिज्जा ही बोलूंगा उसको, वोल्केनिकली बेक्ड पिज्जा। सुपरसोनिक प्लेन में बैठना है और जापान वाले स्टाइल में बिना कपड़े के जाना है, और जो झील जहाँ डूबते नहीं है उस झील पे टूरिज्म करके आना है मुझे, क्योंकि बहुत डर लगता है झील में और जनरली अच्छा स्विमर नहीं हूँ। तो आई थिंक ये देखने की इच्छा है कि ये झील कौन सी है। अच्छा, बाय द वे मैं बता दूं, जो लोग जैन साहब की तरह मतलब बिना ध्यान दिए सुनते हैं स्टोरी को और फिर उसके बाद निष्कर्ष निकाल देते हैं कि जापान की तरह बिना कपड़ों में जाना है, ये किसने बोला आपको? ये किसने बोला आपको? इसमें लिखा है कि जापान में कपड़े के, जापान जाने के लिए आपको कपड़े ले जाने की जरूरत नहीं है। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ, ये ध्यान से सुनो भाइयों, ध्यान से सुनो। तो मैंने तो वो पहले वाला भी ध्यान से सुना, और जैन साहब ने जो बोला वो भी ध्यान से। अच्छा, किस किसने सुना जैन साहब ने जो बोला वो? हाँ, सबने सुना है, सबने सुना है, ऐसा नहीं मैंने अकेले ने सुना हो, मैंने तो नोट किया। तो चलिए, ये ऐसी कुछ बेहतरीन इंटरेस्टिंग कहानी। शुक्र है आपने टोक दिया। हाँ जी कुणाल जी, मैं कह रहा हूँ अनिल जी, वो तो शुक्र है आपने टोक दिया, कहीं हमारे जैन साहब ने इस पर अमल करना शुरू कर देते हो, अनिल जी बड़ी तकलीफ हो जाती जापानियों को। अनिल जी जैन साहब का और जापान वालों का ईश्वर भला करे, हम ये कह सकते हैं। ओके, आइए बढ़ते आगे। और बाजार बंद होने के बाद के बाकी का एक्शन, वो एक्शन भी आप ही सभी हमारे एक्सपर्ट से जुड़ा हुआ, और वो है टमाटर की कीमतों का। टमाटर की कीमतों ने भले ही आम आदमी का बजट बिगाड़ दिया, लेकिन किसानों की को जरूर कुछ न कुछ फायदा थोड़ा होता दिख रहा है टमाटर की बढ़ती हुई कीमतों से। आज हम आपको एक ऐसे ही किसान से मिलवाने जा रहे हैं जिन्होंने टमाटर की खेती से दीप कितने कमाए हुए, एनी आइडिया? टमाटर की खेती से? यस, 3-4 लाख ऐसे, 5 लाख, बिल्कुल 10 लाख, इतने। हाँ, अपनी सैलरी से थोड़ा सा ज्यादा बस। 10 लाख 12 लाख बस उधर ही, जितना ही सोचता है। 3 करोड़ रुपए। 3 करोड़? जी हाँ, वाह। 3 करोड़ रुपए कमाने वाले किसान जो टमाटर से। हाँ, 5:30 बजे खास इंटरव्यू। ये तो मुझे भी देखना है सर, ये इंटरव्यू। टमाटर के लाल नाम देखो, ये देखो, इसको कहते हैं टमाटर के लाल है, ट्रू सेंस में। बंसल जी देखेंगे 5:30 बजे इंटरव्यू टमाटर के लाल। नहीं बिल्कुल अनिल जी देखेंगे, और कोई काम भी नहीं है अनिल जी। नहीं काम तो सीरीज तो कल के लिए भी निकाल लिया अनिल जी, और शाम को पार्टी भी करेंगे। अरे गजब करे, फिर देख के फायदा क्या? देखने के बाद आपको ये डिसाइड करना है, बाद में 5:30 बजे से 6 बजे डिसाइड करना है कि मुझे आगे चार्ट ही पढ़ने हैं, टमाटर की खेती करनी है। एग्जैक्टली ये डिसीजन लेना है आपको आगे चलते हुए आज ही। हाँ,
मैं तो देखने वाला हूँ। फायदा क्या है? डिसाइड करना है। 3 करोड़ रुपए टमाटर खरीद के टमाटर बेच के उगाकर खरीद कमाए जा सकते हैं, तो चार्ट देखने का क्या फायदा है ना? इस पर जरा गौर फरमाइएगा, सारे लोग जरूर देखिएगा, सब इधर उधर देखने लगे ये क्या हो गया। जी मेहुल जी। अनिल जी, ये टमाटर से याद आया, एक और स्टोरी आपके लिए काम आ सकती है शायद। हाँ। अभी आज मैंने पढ़ा था कि इंडिया में एक फार्मर ने एक अलग तरीके का आम उगाया, मुझे नाम याद नहीं है, एम पे से उसका कुछ नाम है, 2.5 से 3 लाख रुपया 1 किलो वो बिकता है आम। पहली बार आज इंडिया में इस बार। हाँ करेक्ट, उड़ीसा में किया है। उड़ीसा में हुआ है 2.5 से 3 लाख रुपए किलो आम। यस, बराबर है। वो उस पर से थोड़ा सा वो दूर से थोड़ा बैंगन, हाँ कलर वाइट है, वाइटिश कलर है अलग, हाँ मतलब वैसा वो दिखता है। करेक्ट सही है सर, बिल्कुल। हाँ मतलब खेती करके भी मोटे पैसे चेंज करने का वक्त है। तो चलिए, ये शाम को 5:30 बजे विशेष इंटरव्यू टमाटर के लाल देखिएगा जरूर। और स्मार्टफोन, इनका असर जो बच्चों पर पड़ रहा है, इसकी पढ़ाई को लेकर हम काफ़ी शोध कर चुके हैं, लेकिन अब यूनेस्को ने भी इसे एक बड़ा खतरा बताया, स्कूल में स्मार्टफोन्स को बैन करने की बात कही है। क्यों ऐसा वो कह रहे हैं और क्या कुछ असर पड़ रहा है, इस पर होगी हमारी विशेष चर्चा। स्मार्टफोन का डेंजर जोन, डॉक्टर सुधा आचार्य होंगी हमारे साथ। एनपीएससी से नेशनल प्रोग्रेसिव स्कूल कॉन्फ्रेंस, वैभव पांडे जाने मानी शिक्षाविद, और डॉक्टर अंजलि छावरिया साइकोथेरेपिस्ट माइंड टेम्पल, इन तीनों से करेंगे मुलाकात। मनी गुरु, रिटर्न भरने की डेडलाइन नज़दीक है, लेकिन अभी भी लोगों के दिमाग में है कन्फ्यूजन, कौन सा रिटर्न भरें, सैलरी का है तो, बिजनेस इनकम है तो, कौन सी आय कहाँ दिखाएं, ये सारे सवालों के जवाब देंगे हमारे एक्सपर्ट मनी गुरु में। रिटर्न्स की उलझन, एक्सपर्ट का सॉल्यूशन, नीरज अग्रवाला जी होंगे, पार्टनर नांगिया एंडरसन इंडिया, और साथ ही गोपाल बोहरा, पार्टनर NA शाह एसोसिएट, इनसे करेंगे हम मुलाकात आज शाम 6:30 बजे। आइए, रात 8 बजे की हमारी प्राइम टाइम बुलेटिन। फिल्म बाबी दुनिया भर में धूम मचा रही है, और भारत में भी रिलीज़ के एक हफ्ते के अंदर ही इसने कर लिए 25 करोड़ से ज़्यादा की कमाई। फिल्म की पॉपुलैरिटी इसी पर अब साइबर क्रिमिनल्स की भी नज़र पड़ चुकी है। ऑनलाइन प्रोटेक्शन कंपनी मैकेफे के मुताबिक भारत दुनिया के उन 3 बड़े देशों में है जहां बारबी के नाम पर सबसे ज़्यादा साइबर ठगी शुरू हो चुकी है। खास तौर से फ्री डाउनलोड का लालच देकर अपराधी स्कैम कर रहे हैं, तो किस तरह से ठगी हो रही है बारबी के नाम पर, कैसे आपको बचना है, ये हमारी कवर स्टोरी। फ्री वाली बारबी ना बाबा ना, ये हमारी आज की कवर स्टोरी है। आइए, फाइनल क्लोजिंग आ गई है, जो हम बात कर रहे थे 19,650 के आसपास आनी चाहिए, 19,660 आई है, 118 पॉइंट नीचे, और बैंक निफ्टी 45,700 के नीचे है, 45,680 के आसपास। ये आपके लिए फाइनल क्लोजिंग। विदा लेने का वक्त, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। किस का, इधर से राइट टू लेफ्ट, हिमांशु जी, कुणाल जी, बंसल जी, वागले साहब, सुमित जी, इन 5 का पहले शुक्रिया। फिर नीचे 4 और महानुभाव हैं, जय ठक्कर साहब, श्रीकांत जी, जैन साहब और मेहुल कोठारी साहब का भी बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे और दीप को इजाज़त दीजिए। तैयार है मृत्युंजय, पूरा एक्शन मृत्युंजय। टमाटर के लाल सलाह 5:30 बजे। जोरदार, देखना पड़ेगा, दिलचस्प इंटरव्यू होगा सर, ये किसान का डायरेक्ट। और क्या कुछ खास है? इसके अलावा मार्केट में थोड़ा बहुत एक्शन है, हालांकि बहुत ज़्यादा हलचल तो नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ी बहुत तेज़ी का मूड मार्केट का बनता हुआ दिख रहा है। तो ऐसे में इस वक्त आपको कहाँ पर ट्रेड लेना है, ताज़ा भाव पर